नमस्कार दोस्तों, टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं रोहित तिवारी फिजिकल एजुकेशन की क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए सभी लोग एक बार आ जाइए, एक बार आप सभी लोग आ जाइए, फिर हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है ना? सभी लोग आ जाइए, फिर हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि बिहार टेट को लेके हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बिहार टेट जो कि 9 को होना है, तो उसी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस को देख रहे हैं, क्वेश्चंस की श्रृंखला को कर रहे हैं बिहार स्टेट 2023 को। तो चलिए, कल हम लोगों ने कहां तक किया था? तो कल हम लोग कर लिए थे 50 तक कर लिए थे। आज 51 नंबर क्वेश्चन से हम करेंगे। तो 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको बताइए। ठीक, उसके पहले हम 50 नंबर क्वेश्चन के विषय में बता दें कि जो आपका क्या था, ये 50 नंबर क्वेश्चन था। ये 50 नंबर क्वेश्चन के विषय में अगर हम बात करें तो 50 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था? तो 50 नंबर क्वेश्चन था आप लोगों का क्या? 50 नंबर क्वेश्चन था कि जो विशेष ओलंपिक है आपका, क्या विशेष ओलंपिक है, वह जो है उसका आयोजन कहां हुआ था और किस जगह पे हुआ था, यह बात थी। तो चलिए सभी लोग आ जाइए। तो विशेष ओलंपिक विशेष ओलंपिक नहीं, पैरा ओलंपिक कि प्रथम पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन कहां हुआ था? तो याद रखना, प्रथम पैरा ओलंपिक 1960 में रोम में हुआ था। कहां पे हुआ था? रोम में हुआ था। इसके अलावा अगर आपसे यह पूछे कि पैरा ओलंपिक शब्द का प्रयोग किस सन में हुआ, तो पैरा ओलंपिक शब्द का प्रयोग 1988 ईस्वी में कहां पे? सियोल का जो ओलंपिक था वहां पर किया गया था। इसके अलावा बात करें अगर इसके अलावा बात करें कि आप लोगों का कि प्रथम पैरा ओलंपिक विंटर गेम कब हुआ, तो प्रथम पैरा ओलंपिक विंटर गेम, क्या विंटर गेम, अगर प्रथम पैरा ओलंपिक विंटर गेम की बात करें तो वह 1976 में, किस सन में? 1976 ईस्वी में हुआ था। इसके अलावा आईपीसी पूछे, अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति, आईपीसी इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई? तो क्या बताओगे? 22 सितंबर 1989। क्या 22 सितंबर 1989 को हुआ था। कहां पे हुआ था? डेजल्डॉर्फ में हुआ था। इसका मुख्यालय कहां है, यह भी पूछता है। तो इसका मुख्यालय वान में है। कहां है? वान के अंदर है। वान कहां है? जर्मनी में है। मोटो क्या है, यह भी पूछता है। क्या मोटो क्या है? जितना बता रहे हैं सब आएगा, क्योंकि ईड आपका CWS के विषय में बात करने को कह रहा था। क्योंकि जो आपके चाइल्ड हैं, जो बच्चे हैं, जो कैसे थे, जो विशेष वाले थे, जो विकलांग बच्चे थे, दिव्यांग बच्चे थे, उनकी बात करने के लिए बात कर रहा था। चलिए, शालिनी जी राधे राधे, रवि क्रिएशन गुड इवनिंग, सीमा जी गुड इवनिंग। कोई भी स्टूडेंट मुजफ्फरपुर से है जिनका सेंटर सिवान में है न को भाई बता दो इनको। चलिए, भरत सिंह जी गुड इवनिंग, जयप्रकाश जी गुड इवनिंग, मुकेश जी गुड इवनिंग, रामविलास प्रणाम, विनीता जी 1989। चलो ठीक, तो मोटो की अगर हम बात करें तो मोटो क्या है आपका? तो मोटो क्या बताओगे? भाव में गति, क्या स्पिरिट इन मोशन, क्या स्पिरिट इन मोशन, क्या स्पिरिट इन मोशन है। अगर यही मैं बात करूं कि यह मोटो जो है कब अपनाया गया, तो 1904 एथेंस में। कहां पे? 1904 एथेंस में। पहले मोटो क्या था? माइंड, बॉडी और स्पिरिट था। इसमें असमर्थता का प्रकार देखा जाए कि असमर्थता का प्रकार कितने होते हैं, तो इसमें 10 असमर्थता का प्रकार होता है। अगर इसमें बात करें आप लोगों से कि जो पैरा ओलंपिक होता है उसमें खेल कितने होते हैं, तो ग्रीष्म ओलंपिक जो होता है, क्या
ग्रीष्म ओलंपिक जो होता है उसमें टोटल 22 खेल होते हैं, 22 खेल होते हैं। और जो शीतकालीन ओलंपिक होता है, क्या शीतकालीन ओलंपिक होता है पैरा ओलंपिक, उसमें जो है कितने खेल होते हैं, तो 6 खेल होते हैं, याद रखना। यह सारी चीजें क्या थी, इसके विषय में थी। कल जो 50 नंबर क्वेश्चन का मैंने आपसे आप लोगों को क्वेश्चन दिया था उसका, ठीक। चलो, ये केवल और केवल आप ये मत सोचिए कि यह केवल बिहार के लिए स्पेशली है। भाई मेरे, मैं कितनी बार कहा है, आप सब क्लास देखो, चाहे वो यूपी टीजीटी हो, एमआरएस हो, डीएसएसबी हो, केवीएस हो, एनबीएस हो, किसी का भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस एग्जाम को जरूर देखिए। इसको क्या नाम है, इस क्लास को जरूर देखिए, सबके लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि आप ले दे के सिलेबस देखोगे तो बराबर है, लेकिन आपको तो जब तक थंबनेल में लिखा हुआ ना मिले तब तक आप कहां मानते हो, आप मान ही नहीं सकते हो तब तक। चलिए, विशेष ओलंपिक किसने प्रारंभ किए थे, यूनिस कैनेडी श्राइवर ने, जॉन एफ कैनेडी ने, कैसिडी ने, ब्रायन ट्रेसी ने। बताओ, विशेष ओलंपिक की बात आ रही है। देखो, एक होता है पैरा ओलंपिक, एक होता है विशेष ओलंपिक। पैरा ओलंपिक में कौन भाग लेते हैं, तो पैरा ओलंपिक में वह ऐसे लोग, जो लोग क्या होते हैं, विकलांग होते हैं, दिव्यांग होते हैं, वह लोग भाग। लेकिन विशेष ओलंपिक में जो मानसिक रूप से विकार व्यक्ति होता है, जो बौद्धिक रूप से विकार होते हैं, वह इसमें भाग लेते हैं। क्या, जो क्या होते हैं, मानसिक रूप से या बौद्धिक रूप से कमजोर होते हैं, वह इसमें क्या करते हैं, भाग लेते हैं। चलिए प्रियंका जी, गुड इवनिंग। अब देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूनिस कैनेडी श्राइवर। ये जो थी अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे कैनेडी, उनकी बहन थी, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। प्रथम विशेष ओलंपिक कहां पे हुआ था, तो शिकागो में 1968। कहां, शिकागो 1968 में क्या था, प्रथम विशेष ओलंपिक का क्या किया गया, आयोजन किया गया था। इसके अलावा अगर बात करें कि इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो विश्व के सभी बच्चों को आनंद और खुशी जो है, यही इसका प्रतीक है। अगर ज्योति की बात करें तो इसकी ज्योति को क्या कहा जाता है, जो फ्लेम होती है उसको क्या कहा जाता है, आशा की ज्योति कहा जाता है। क्या, आशा की ज्योति कहा जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इसका आयोजन 2019 में कहां हुआ था, तो 2019 में इसका आयोजन अबू धाबी में हुआ था, अबू धाबी में हुआ था। इसके अलावा 2023 की अगर मैं बात करूं कि 2023 विशेष ओलंपिक का आयोजन कहां होगा, तो याद रखिएगा बर्लिन में। कहां होगा, बर्लिन के अंदर होगा, याद रखिएगा। चलो आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 52 नंबर, सन 2028 पैरा ओलंपिक खेल ग्रीष्मकालीन कहां आयोजित किए जाएंगे, 2028 की बात कर रहा है, ठीक। अब देखो, ये ग्रीष्मकालीन, तो पैरा ओलंपिक खेल क्या, ग्रीष्मकालीन। तो याद रखिए, जब जहां पे पैरा ओलंपिक होता है वहीं पे आपका क्या होता है, नॉर्मल ओलंपिक भी होता है। तो याद रखिएगा, एक साथ ही दोनों होते हैं। तो बताइए क्या होगा, अनिल गौतम जी गुड इवनिंग, ममता जी जय हिंद, मधु जी गुड इवनिंग। चलिए बताइए क्या होगा, एक बार क्लास आप लोग शेयर कर दीजिए। तो अगर मैं बात करूं 2028 की, तो 2028 जो है लॉस एंजेलिस में होगा। कहां, लॉस एंजेलिस में होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 2024 का कहां होगा, तो 2024 जो है वह कहां होगा, वह होगा पेरिस में होगा। टोक्यो कब, 2020 में, 2020 जो कि 21 में इसका आयोजन हुआ था। इसके अलावा 2032 की बात करें तो 2032 का कहां होगा, ब्रिस्बेन में। क्या, 2032 कहां होगा, ब्रिस्बेन में। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन आ सकता है, आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। 2016 की अगर बात कर दे कि 2016 का कहां हुआ था, तो रियो में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। प्रथम ओलंपिक की बात करें कि प्रथम आधुनिक ओलंपिक कब हुआ था, प्रथम आधुनिक ओलंपिक कब हुआ, आधुनिक ओलंपिक
तो क्या बताओगे? 1896 ईस्वी में कहां पर हुआ था? तो कहां बताओगे आप, कहां पे हुआ था? तो यह हुआ था एथेंस में। कहां पे? एथेंस में हुआ था। तो यह सारी चीजें आप क्या करोगे? यह सारी चीजें आप जो है याद रखोगे। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ओलंपिज्म का मूल्य नहीं है? ओलंपिज्म का मूल्य नहीं है। मैत्री, भाईचारा या बंधु भाव, भेदभाव, निष्पक्ष खेल। बताओ क्या होगा? क्या होगा? बताओ मेरे भाई। तो याद रखना भेदभाव, भेदभाव के लिए क्या ओलंपिज्म जो होता है या ओलंपिक जो है इसका जो मोटो है वह मान लो कि मोटो, या हम ये कह सकते हैं कि इसका जो ध्येय है, जो मूल्य है वह क्या है? आपसी भाईचारा, मैत्री, बंधुता, निष्पक्ष खेल भावना, ये सारी चीजें, लेकिन भेदभाव नहीं है, याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति में स्थापित की गई थी 1960, 1976, 1989। और घ नंबर बना लो, इनमें से कोई नहीं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले पैरा ओलंपिक के विषय में सारी चीजें बता दी है। नंदनी जी गुड इवनिंग। बताइए क्या होगा? क्या होगा सभी लोग बताइए। लग रहा है सब कृष्ण जन्माष्टमी ही आज मना रहे हैं। आज सभी कृष्ण बन गए हैं, है? तो याद रखिएगा 1989 ईस्वी में, क्या 1989 ईस्वी में, याद रखना एक है 9 है। तो जो दिव्यांग होते हैं, पैरा होते हैं, वह क्या होते हैं? थोड़ा सा कम होते हैं शरीर में। तो 19 है तो इससे थोड़ा सा कम कर दो, 8 बना दो और अगला फिर रख दो 9। तो 1989 ऐसे आप याद कर लो, कभी नहीं भूलोगे। ठीक, ऐसे आप क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एम.के. गांधी, दोराबजी टाटा, महाराजा भूपिंदर सिंह, डॉक्टर नोहरा। बताओ कौन थे? कौन थे? भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एम.के. गांधी मतलब महात्मा गांधी, दोराबजी टाटा, महाराजा भूपेंद्र सिंह, डॉक्टर मनोहर। तो याद रखिएगा भारतीय ओलंपिक संघ की अगर मैं बात करूं तो ये जो भारतीय ओलंपिक संघ है इसकी स्थापना आईओए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना 1927 में हुआ और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर दोराबजी टाटा थे। और प्रथम सचिव जो थे डॉक्टर नोहरान थे, एजी नोहरान। कौन? एजी नोहरान जो थे कौन थे? प्रथम सचिव थे। कौन थे? प्रथम सचिव थे। महाराजा भूपेंद्र सिंह जो थे यह कौन थे? तो महाराजा भूपेंद्र सिंह जो थे यह जो है इनके बाद, किनके बाद? दोराबजी टाटा के बाद यह क्या थे? यह दूसरे या द्वितीय अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष थे, याद रखना। ठीक, 1927 में जब आईओए की स्थापना हो गई उसके बाद में 1928 में भारत जो है आधिकारिक तौर पर ओलंपिक में भाग लिया, जिसमें हॉकी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इसके अलावा अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात करें कि इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान अध्यक्ष जो है वह कौन है? वह है पीटी ऊषा। क्या? पीटी ऊषा। अब यही क्वेश्चन घुमा के अगर बनाना होगा तो वह यह बना देगा कि आईओए की मतलब भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह है, तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? तो पीटी ऊषा, यही पहली महिला अध्यक्ष बनी हुई है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नए ओलंपिक मोटो में निम्नलिखित में से चौथा लैटिन शब्द कौन सा है जिसका अर्थ साथ है? बताओ कौन सा ऐसा वर्ड है? बताइए। अशोक जी गुड इवनिंग। चलिए बताइए क्या होगा। एक बार आप लोगों के परिचय में जितने भी लोग हैं, जो लोग डेली आते हैं, अगर आप उन्हें जानते हैं तो उनके तक क्लास शेयर करिए। देखिए
आप लोग भी नहीं चाहते हो क्लास शेयर करें, क्योंकि अच्छी क्लास सबको, देखिए टीचर क्या चाहता है, तो दो लोगों की दो मानसिकताएं होती हैं। टीचर ये चाहता है कि क्लास को शेयर हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और बच्चा जो देखता है वो यह चाहता है कि मैं क्यों क्लास को शेयर करूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्यों पहुंचाऊं, क्योंकि अच्छी क्लास ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो वह अपने कंपटीशन कम करने के लिए वह क्या करता है, अपने साथी के पास क्लास को नहीं भेजता है। यह चीजें होती हैं, तो ये चीजें आनी चाहिए, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन अगर आप लोग भेज देते हैं तो ठीक ही रहेगा। ठीक, चलिए, तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, कम्युनिस्ट क्या होता है, कम्युनिस्ट होता है। और यह जो ए नहीं होगा, कम्युनिटी नहीं होगा। कम्युनिटी मतलब क्या होता है, समूह होता है, क्या होता है, समूह होता है, संघ होता है। और यहां पे क्या है कि अब कॉमर्शियल की बात करें तो वित्त की बात आ जाएगी। तो यहां पे क्या होता है, कम्युनिस्ट होता है, और कम्युनिस्ट का मतलब होता है टुगेदर, टुगेदर होता है, साथ होता है। याद रखना, इस वर्ड को किसने दिया, अभी जो है कौन है आपके ओसीए के प्रेसिडेंट कौन है, तो क्या बताओगे, थॉमस बक, थॉमस बक ने दिया। और यह वर्ड कब जोड़ा गया, 2020 टोक्यो ओलंपिक में, किसमें, टोक्यो ओलंपिक में इसको जोड़ा गया। अगर बात करें कि यह जो है कौन कौन से 3 वर्ड और हैं, तो वह है आपका सीटीएस, एलटीएस, फार्टियस और कम्युनिस्ट। सीटीएस का मतलब होता है सबसे तेज, यह भी पूछता है सबसे तेज। एलटीएस का मतलब होता है सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा। और फार्टियस का मतलब होता है सबसे बलशाली या सबसे शक्तिशाली या सबसे शक्तिवान व्यक्ति। ठीक, तो ये चीज आप क्या करोगे, याद रखोगे। ठीक है ना। अब इसमें देखो टोटल कितने छल्ले होते हैं आपसे पूछेगा, तो 3 और 2 5 छल्ले होते हैं। ऊपर कितने छल्ले होते हैं, तो यह भी पूछ सकता है, तो ऊपर 3 छल्ले होते, क्योंकि यह डब्लू का आकार लेता है। ठीक, यह भी पूछ सकता है, इसमें से प्रत्येक छल्ले जो कलर है, जैसे ब्लैक कलर किसको दर्शाता है, अफ्रीका को, लाल कलर किसको दर्शाता है, अमेरिका को, पीला कलर किसको दर्शाता है, आपका एशिया महाद्वीप को। इसके अलावा अब जो नीला बचा वो किसे दर्शाता है, तो नीला आपका जो है वह ओशियाना को दर्शाता है, हरा जो है आपका ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। तो ये सारी चीजें हैं, तो आप क्या कर सकते हो, यह सारी चीजें, यूरोप, ओशियाना मतलब, या अब क्या हो गया है, यूरोप हो गया है, कि नीला जो है यूरोप को दर्शाता है, तो वही है। ठीक, और ये एक दूसरे में इंटरलॉक है, इसका मतलब है बंधुता का प्रतीक है। यह सारी चीजें भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, चलो, प्राचीन ओलंपिक खेल में रोक दिए गए थे, प्राचीन ओलंपिक खेल किस सन में रोक दिए गए थे, 776 ईसा पूर्व, 394, 1896, 1986। बताओ किसमें, किसमें रोक दिया गया था। रिवीजन के तौर पर यह क्लास है आप लोगों की, बहुत बेहतरीन क्लास है। रिवीजन अगर आप लोग चाहते होंगे तो आपका सारे टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा। ये कौन सा टॉपिक है, ओलंपिक वैल्यू। ओलंपिक वैल्यू नामक टॉपिक आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या नाम है, सिलेबस में आपको मिला था स्टेट में। तो यह ओलंपिक वैल्यू से है, हाँ, कि ओलंपिक का वैल्यू क्या है। तो अगर इसकी मैं बात करूं तो आप सब जानते हो 394 ईस्वी में किसने बंद किया था। अगर इसकी बात करें तो आप क्या बताओगे कि किसने बंद किया था, तो आप क्या बताओगे मेरे भाई, तो बता दोगे, कृपया करके बता सकते हो कि किसने जो है इसको क्या किया था, बंद किया था, कौन सा ऐसा राजा था। तो याद रखना, थियोडेटस फर्स्ट, क्या फर्स्ट ने इसे क्या किया था, बंद कर दिया था। 776 ईस्वी में क्या हुआ था, यह जो है प्राचीन ओलंपिक प्रारंभ हुआ था। प्राचीन ओलंपिक का क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। ठीक, इसके अलावा 1896 में क्या हुआ था, आधुनिक ओलंपिक प्रारंभ। प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा।
ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम विशेष ओलंपिक कब आयोजित किए गए थे? 1956 में, 1966 में, 1968 में। बताइए, घ नंबर इनमें से कोई नहीं। विशेष ओलंपिक की बात कर रहा है। तो आप क्या बताओगे? तो इसका आरंभ जो है, प्रथम विशेष ओलंपिक का आरंभ 1968 में। किस सन में? 1968 में हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सब कुछ बताया था। पुरुषों में शरीर की वसा का प्रतिशत कितना होता है? बताओ, यह क्वेश्चन क्या होगा? पुरुषों में शरीर के वसा का कितना प्रतिशत होता है? तो याद रखना, पुरुषों का जो वसा का प्रतिशत होता है वह होता है 15 से लेके 18%, और महिलाओं में कितना होता है? 18 से लेके 20 तक होता है। सॉरी, महिलाओं में होता है 20 से लेके 25 तक। ठीक, तो पुरुषों में कितना होता है? तो 15 से लेके 18 तक, और 15 से लेकर 18 तक। और महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं में कितना होता है? 20 से लेके 25 तक। महिलाएं कितनी भी पतली अपने आप को कर ले, उनके अंदर फैट पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा किया जाता है। अब देख लो, ये क्या है? वैज्ञानिक मानक है, फिर भी आजकल लड़कियां पतली ही होना चाहती हैं। हाँ, लगता है जैसे सूखा हो गया हो। चलो, प्रथम शीतकालीन पैरा ओलंपिक गेम्स किस वर्ष आयोजित किए गए थे? 1972, 76, 78, 1984। बताओ रितु जी, गुड इवनिंग। चलिए बताइए, किस वर्ष प्रथम शीतकालीन पैरा ओलंपिक गेम किस वर्ष आयोजित किए गए थे? शीतकालीन पैरा ओलंपिक की बात कर रहा है, और इसके भी विषय में मैंने आपको बताया है कि प्रथम शीतकालीन पैरा ओलंपिक किस सन में। तो आप क्या बताओगे? स्वीडन में 1976। 1976 कहां? स्वीडन में। चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष विशेष ओलंपिक इंडिया की स्थापना हुई? क्या? विशेष ओलंपिक इंडिया। अभी तक आप विशेष ओलंपिक पढ़ रहे थे, यह है विशेष ओलंपिक इंडिया के विषय में आपको पढ़ना है। अब विशेष ओलंपिक इंडिया जो है, यह विशेष ओलंपिक इंडिया जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? यह भारत में विशेष ओलंपिक चलाया गया है, ठीक है ना। तो यह भारत की बात करता है कि भारत में विशेष ओलंपिक इंडिया की स्थापना कब हुई। तो क्या बताओगे? जल्दी से बताओ। तो याद रखना, यह जो है आपका किसके लिए होता है? तो विशेष ओलंपिक जो होता है बौद्धिक रूप से एवं मानसिक रूप से असमर्थ जो बच्चे होते हैं या जो वयस्क होते हैं उनके लिए होता है। इसकी जो स्थापना, मतलब इसका जो पहली बार इसका आयोजन, या हम यह कह सकते हैं कि प्रारंभ विशेष ओलंपिक इंडिया का किस सन में हुआ था? तो 1987 ईस्वी में हुआ था। किस सन में? 1987 ईस्वी में हुआ था। तथा 2001 में, क्या 2001 में क्या हुआ? इसका नाम बदल के विशेष ओलंपिक फॉर क्या हो गया? इंडिया या भारत हो गया। 2001 में क्या हो गया? विशेष ओलंपिक भारत। इंग्लिश हिंदी दोनों में इंडिया की जगह भारत हो गया। जो आज कल से भारत भारत चल रहा है कि इंडिया का नाम हटाया जा रहा है संविधान से, तो इससे तो 2001 में ही हटा दिया गया था, ठीक है ना। तो याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन का रहा प्रथम डेफलिम्पिक्स का आयोजन कहां किया गया था? बान में, लंदन में, पेरिस में, टोक्यो में। बताइए कहां पे हुआ था?
माया कुमारी सर क्लास आज कितने बजे शुरू हुआ? आज जो है क्लास माया जी आपकी जो है भाई 7 बजे से, जितने बजे से डेली होती है 7 बजे से क्लास आपकी स्टार्ट है। अगर आपसे यह पूछ ले कि विशेष ओलंपिक भारत का जो शपथ है वह क्या है, तो वह शपथ है मुझे जीतने दो, लेकिन यदि मैं जीत नहीं सकता तो मुझे प्रयास में बहादुर या वीर बनने दो, इसकी बात करता है। तो प्रथम डेल्फी की अगर मैं बात करूं तो यह क्या पूछ रहा है कि प्रथम डेल्फी का आयोजन कहां हुआ, तो याद रखना पेरिस में। यह डेल्फिक्स का मतलब क्या होता है? डेफ लिम्पिक्स। तो डेफ लिम्पिक्स का मतलब होता है, लिम्फ का नाम सुना है ना, तो लिम्फ कहां होता है? कान में। तो याद रखना ये बधिर लोगों के लिए है, इसे बधिर ओलंपिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बधिर ओलंपिक भी कहा जाता है। और इसका प्रथम आयोजन पेरिस में 1924 में हुआ था। किस सन में? 1924 में हुआ था। मोटो क्या है? खेलों के द्वारा समानता। क्या मोटो क्या है? खेलों के द्वारा समानता। क्या है? मोटो है खेलों के द्वारा समानता। इसमें जो है कितने डेसिबल तक के लोग भाग ले सकते हैं? तो 55 डेसिबल। क्या? 55 डेसिबल तक जिनका क्या है? हरास हुआ है, मतलब जो 55 डेसिबल तक नहीं सुन पाते हैं, उन सब वो सारे लोग क्या कर सकते हैं? इसमें भाग ले सकते हैं, याद रखना। चलो, अष्टांग योग का चौथा अंग कौन सा है? बताओ। अब ये है योगा लाइफस्टाइल से आपका क्वेश्चन है, तो बताइए क्या होगा? क्या होगा? प्रथम अष्टांग योग का चौथा अंग कौन सा है? मयंक जी यूट्यूब पे पड़ी है, कल की भी क्लास थी, आज की भी क्लास है, क्लास सारी यूट्यूब पे आपकी पड़ी ही रहती है, ठीक है ना। किशन कुमार जी गुड इवनिंग। चलिए, अरे इतना प्रैक्टिस करा दिया हूं और इतना डीप प्रैक्टिस करा दिया हूं, अगर आप केवल उतना प्रैक्टिस सेट देख के, केवल ब्रह्मास्त्र पढ़ के अगर आप चले जाओ तो पक्का है आपका स्टेट निकल जाएगा, गारंटी के साथ। फ्री में जो ब्रह्मास्त्र मैंने करा रखे हैं, और जो लोग टॉपिक वाइज करना चाहते हैं उसी में मैंने टॉपिक वाइज भी करा रखा है। अरे 150 से 200 मैंने प्रैक्टिस करा रखे हैं मेरे भाई, 50-50, 40-40, 2-2 घंटे की प्रैक्टिस क्लासेस पड़ी हैं यूट्यूब पे। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहेंगे तब ना। चलिए, अष्टांग योग का चौथा अंग कौन सा है? तो अष्टांग योग का चौथा अंग की बात करें तो अष्टांग योग के जनक किसे कहा जाता है? इसका पिता किसे कहा जाता है? फादर किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपके जो महर्षि कौन है, महर्षि पातंजलि हैं, उनको कहा जाता है। महर्षि पातंजलि को क्या कहा जाता है? आपका जनक कहा जाता है अष्टांग योग के। 8 अंग जो होते हैं वो होता है यम, होता है नियम, होता है यम, नियम, आसन। क्या होता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। क्या? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब इसमें क्या पूछा है? चौथा अंग। तो 1 2 3 चौथा अंग क्या है? प्राणायाम है। चौथा अंग क्या है? प्राणायाम है। और प्राणायाम के विषय में अगर बताए तो इसके कितने अंग होते हैं? तो प्राणायाम के मुख्य अंग पूछ ले तो इसके मुख्य अंग जो होते हैं वह 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो यह 3 अंग होते हैं। रेचक होता है, सबसे पहले होता है पूरक। क्या होता है? सबसे पहले होता है पूरक, होता है, फिर होता है कुंभक, होता है, फिर होता है रेचक, होता है। अब इसका भी मतलब पूछ लेता है कि पूरक का मतलब क्या होगा, कुंभक का मतलब क्या होगा, रेचक का मतलब। पूरक का मतलब होता है सांस को लेना, सांस को क्या करना,
लेना, ठीक। कुंभक का मतलब क्या होता है? श्वास को रोकना, ठीक। और रेचक का मतलब क्या होता है? श्वास को क्या करना? निकालना। क्या? निकालना। सांस को निकालने की बात आती है तो उसे रेचक कहते हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन यह भी बनाता है कि इनमें से कौन सा प्राणायाम का भाग नहीं है, तो प्राणायाम का प्रकार नहीं है या पूछ ले, तो प्राणायाम के प्रकार की बात करें कि प्राणायाम के प्रकार कौन कौन से हैं, तो प्राणायाम के प्रकार की अगर मैं बात करूं तो याद रखना, सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली, और उसके बाद में क्या है आपका? शीतकारी, सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली, शीतकारी। उसके बाद में है भस्त्रिका। क्या? भस्त्रिका। उसके बाद में भ्रामरी, ठीक। ये सब आप देखे होंगे लोग कहां पे सुबह सुबह योगासन करते हैं। उसके अलावा है मूर्छा, पल्लवी, ठीक, मूर्छा, ठीक। तो ये जो होते हैं इनमें से कोई 4 ऑप्शन में दे देगा या 3 ऑप्शन में दे देगा, एक कोई दूसरी चीज डाल देगा और पूछ लेगा इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्राणायाम से संबंध नहीं रखता, या 3 अलग ऑप्शन दे देगा, एक और ऑप्शन डाल देगा और उसमें पूछ लेगा इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्राणायाम से संबंध रखता है, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो याद रखिएगा, ठीक है ना। और नियम कौन कौन से होते हैं उनको भी आप पढ़ लीजिएगा। आसन के प्रकार बहुत सारे होते हैं, आसन में परिभाषा पढ़ लीजिएगा आसन की, ठीक। प्रत्याहार किसे कहते हैं यह भी पढ़ लीजिएगा, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? निम्नलिखित आसनों में से आध्यात्मिक विकास के लिए कौन सा आसन लाभदायक है? आध्यात्मिक विकास की बात कर रहा है। अल्पना जी गुड इवनिंग। खेलो इंडिया से भी क्वेश्चन आ जाएगा, अभी टाइम है, सब करा देंगे, कोई टॉपिक नहीं छूटेगा, ये मेरा आपसे वादा है। कोई टॉपिक, जितना कहता हूं उतना करता हूं, मेरा वो काम नहीं है कि कह के फिर नहीं करूं, जितना कहता हूं उतना करता हूं, ठीक है ना। और बाकी मुझे अपने मियां मिट्टू बनने की जरूरत है नहीं, मुझे अपनी बड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी जो होगा वो आप देखेंगे, यूट्यूब पे सारा कंटेंट पड़ा है, आप जाके देख सकते हो। मैंने बताया ना, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक था वह भी मैंने यूट्यूब पे करा के डाल रखा है, उसको भी आप पढ़ सकते हो, सारी चीजें, ठीक है ना। तो क्या होगा? निम्नलिखित आसनों में से आध्यात्मिक विकास के लिए कौन सा आसन होता है? तो याद रखना, जो सिद्ध आसन होता है यही होता है क्या? आध्यात्मिक विकास के लिए सिद्ध आसन होता है। भुजंग आसन जो होता है इसे बोलते हैं कोबरा पोज बोलते हैं। और सर्वांग आसन की बात करें तो सर्वांग आसन जो होता है यह क्या होता है? यह सर्वांग आसन आपका जो होता है यह आपका जो आपका मतलब कि किसी पोस्चर को सही करने के लिए होता है, मतलब संवर्धनात्मक में आता है। क्या ये संवर्धनात्मक आसन होता है? क्या संवर्धनात्मक आसन होता है? कहने का मतलब कि आसन की बात करें तो आसन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहले की बात करें तो वह होता है ध्यानात्मक आसन। दूसरे की बात करें तो दूसरा आपका होता है विश्रामात्मक आसन। तीसरे की बात करें तो वो होता है संवर्धनात्मक आसन, ठीक। यह 3 प्रकार होते हैं, ठीक। ध्यानात्मक आसन कौन से होते हैं? जैसे पद्मासन, सिद्धासन, स्वास्तिकासन, वीरासन, ये सब ध्यानात्मक आसन होते हैं। विश्रामात्मक मतलब ध्यानात्मक आसन कहने का मतलब जिसमें ध्यान की मुद्रा लगाई जाती है, वह जितने भी है, मतलब पूजा उजा करते हुए अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा आसान सा भाषा में पूजा वाला जो मुद्रा होता है किसी भी धर्म का, किसी भी उसका, वही आप याद रख लीजिएगा कि ध्यानात्मक होगा, सीधा सा एक आसान सी भाषा में। विश्रामात्मक आसन में क्या होता है? विश्रामात्मक आसन में होता है
इसमें आपका जैसे शवासन, क्या शवासन होता है, शवासन के बाद क्या है शशांकासन, शशांकासन जिसे हम खरगोश पोज बोलते हैं, रैबिट पोज बोलते हैं, वह होता है। फिर संवर्धनात्मक आसन में जितने भी होते हैं आपका चक्रासन, ताड़ासन, हलासन, सर्वांगासन, जितने भी आसन है वह सब अर्धमतेंद्र आसन, सब संवर्धनात्मक आसन के अंतर्गत आते हैं, याद रखना। चल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्ट्रोक आयतन इंटू हृदय की गति है। अब यह इनाटॉमी का क्वेश्चन है, एनाटॉमी से पे आ गए हम लोग। तो बताइए स्ट्रोक आयतन इंटू हृदय की दर क्या कहलाती है? कार्डियक आउटपुट, ज्वरीय आयतन, स्ट्रोक आयतन, प्रवशनीय मात्रा आयतन, बताइए। तो आप सबको पता है इतना आसान सा क्वेश्चन है, तो क्या होगा? कार्डियक आउटपुट होगा। क्या होगा? कार्डियक आउटपुट होगा। अब देखिए ये आसान क्वेश्चन नहीं है, आपने पढ़ रखा है इसलिए आपको आसान क्वेश्चन, इससे टफ नहीं आएगा मेरे भाई। परेशान मत हो कि अरे सर आपने ऐसे क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार करा रखा है। हाँ, क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करा रखे हैं और यही सारे क्वेश्चन आएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बात करूं कार्डियक आउटपुट क्या होती है, तो याद रखना दो चीज मैंने बताया है। अगर आप कहीं पे कोई गलती करते हो तो क्या कहा जाता है? ऐसी बात है 1 मिनट के अंदर उठो और आउट हो जाओ, यहां से यही कहते हैं ना, 1 मिनट के अंदर उठो और आउट हो जाओ। तो जहां पे 1 मिनट की बात आए, जहां पे 1 मिनट की बात आए, तो 1 मिनट के अंदर जितना ब्लड पंप करता है आपका हार्ट या आपका जो क्या होता है बायां निलय, वही क्या कहलाता है? आपका कार्डियक आउटपुट कहलाता है। कार्डियक आउटपुट बराबर होता है स्ट्रोक आयतन इंटू हृदय दर। मतलब स्ट्रोक आयतन कितना होता है? जितना हृदय की गति होती है। मतलब 7 सता 49 होता है लगभग 5 लीटर। ठीक, याद रखिएगा। ठीक, अब देखो, अब स्ट्रोक आयतन क्या होता है? तो स्ट्रोक आयतन एक पंप में, मतलब हृदय के एक संकुचन में बाएं निलय द्वारा जितना ब्लड निकाला जाता है। अब 1 मिनट की बात आ गई तो आउट पे चले जाना, और एक संकुचन की बात आ जाएगी तो आप किस पर चले जाओगे? आप चले जाओगे स्ट्रोक आयतन पे। अब एक स्ट्रोक मतलब यह कितना होता है? एक स्ट्रोक आयतन कितना होता है? तो 72 होता है। याद रखना क्या होगा? 70 से लेके 72 होता है। मतलब कि जितना आपका क्या होता है? हृदय गति होता है। क्या होता है? हृदय गति होता है। हृदय दर क्या होती है? 1 मिनट में आपके हृदय जितनी बार धड़कता है वही हृदय गति होती है। तो वही 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो आप सब जानते हो 70 से 72 बार। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, यहां पे निकल के आ जाएगा। अब ज्वरीय आयतन की अगर मैं बात करूं कि ज्वरीय आयतन क्या होता है, तो ज्वरीय आयतन को आप क्या बोलोगे? इसे बोलोगे टाइडल वैल्यूम। इसे क्या बोलोगे? इसे बोलोगे टाइडल वैल्यूम। अब ये जो टाइडल वैल्यूम है यह श्वसन तंत्र से संबंध रखता है। और टाइडल वैल्यूम हम किसे कहते हैं? सामान्य स्थिति में, क्या सामान्य स्थिति में जितना सांस आप अंदर लेते हो और जितना सांस बाहर छोड़ते हो उसे ही टाइडल वैल्यूम कहते हैं। यह जो है 500 मिलीलीटर होता है। याद रखिएगा, ये कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वैल्यूम, हृदय दर, इसके अलावा टाइडल वैल्यूम, ये सब क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपसे, याद रखिएगा। इसके अलावा टाइडल वैल्यूम के बाद एक और होता है आपका, जिसे हम प्राणधार क्षमता कहते हैं, विटल कैपेसिटी बोलते हैं। क्या? विटल कैपेसिटी बोलते हैं। इसे प्राणधार क्षमता बोलते हैं। यह क्या होती है? तो प्राणधार मतलब पूरी जो हवा की मात्रा है। क्या? पूरी हवा की मात्रा। कहने का मतलब ERV, IRV पहले लिखे क्योंकि पहले तो सांस लोगे, तो मतलब IRV प्लस ERV प्लस टाइडल वैल्यूम। टाइडल वैल्यूम कहने का मतलब कि
जितना आप सांस लेने के बाद जितनी तेज से हवा निकालते हो तो जो मात्रा निकलती है उसे ही हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। IRV का मतलब होता है इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम, ERV का मतलब होता है एक्सपिरेशन रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है, मैंने आपको बता ही दिया क्या होगा, ज्वरीय आयतन होगा। ठीक, तो अब देखो इसकी मात्रा 500 हो जाएगी। ERV की अगर मैं बात करूं तो ERV की जो मात्रा होती है वह आपकी कितनी होती है, तो ERV की मात्रा 1100 होती है और इसकी मात्रा कितनी होती है IRV की, तो IRV की मात्रा 3000 होती है और टोटल जोड़ोगे तो 4600 आएगा। ठीक, तो ये जो 4600 होता है यह होता है आपका क्या, यही होता है आपका क्या होता है, यही आपका प्राणधार क्षमता होती है, विटल कैपेसिटी होती है। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है विटल कैपेसिटी और टाइडल वॉल्यूम में, तो कंफ्यूज नहीं होना है मेरे भाई। सामान्य अवस्था में जो वायु की मात्रा होती है लेने और छोड़ने की उसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, और सामान्य अवस्था में सांस लेना और तेजी के साथ सांस छोड़ना उसकी जो मात्रा होती है वह आपका क्या होता है, वही मतलब तेजी से सांस लेना और तेजी से ही सांस को छोड़ना, तेजी से सांस लेना और तेजी से सांस को छोड़ना ही क्या कहलाता है, टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। याद, एक इसमें होता है रेजिडुअल वॉल्यूम, कि रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, तो जो भी सांस तेजी के साथ सांस निकालने के बाद आपके फेफड़े में जो वायु की मात्रा बची रह जाती है, अवशेष मात्रा को हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, याद रखना। ये सारी चीजें पूछेगा। हार्ट के विषय में अगर और मैं बात करूं तो हार्ट में पूछेगा क्योंकि उसमें द्रव कौन सा होता है, सीरस द्रव होता है, उसके जो परत होते हैं वह कौन कौन सी परत होती है उसके विषय में पूछेगा। कि जैसे कि आपकी अगर मैं बात करूं तो जो ये हार्ट होता है, जो लंग्स होता है, यह होता है इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से आपका क्या होता है, हार्ट होता है, लंग्स होता है। तो इसमें और क्या पूछ सकता है, तो इसमें यह पूछ लेगा कि इसमें कितनी परत होती है, 3 परत होती है, 3 परत होती है। वह कौन कौन सी होती है, तो एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, 3 प्रकार की होती, एपी, मायो और एंडोकार्डियम। ठीक, इसके ऊपर सबसे जो होता है तो एपिकार्डियम या पेरिकार्डियम, दोनों बाहरी परत ही है। तो पेरी मतलब बाहर, एपी मतलब बाहर, पेरी या एपिकार्डियम, मायोकार्डियम बीच की परत, एंडोकार्डियम अंदर की जो परत होती है वह होती है। ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इसमें वाल्व कितने होते हैं, तो 1 2 3 4 वाल्व होते हैं। कक्ष कितने होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। यह सारी चीजें बता रखी है और आपको पता भी है। इसमें सिरा और धमनी के विषय में भी पूछेगा कि सिराएं क्या करती हैं, तो सिराएं जो होती हैं वह शरीर से ब्लड को कहां ले आती हैं, हृदय तक ले आती हैं, और धमनियां हृदय से कहां ले जाती हैं, शरीर की ओर ले जाती हैं। यह भी पूछता है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलो 66 नंबर क्या कह रहा है, फेफड़ों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान क्या कहलाता है। बाहरी श्वसन कहलाता है, आंतरिक श्वसन कहलाता है, पूर्ण श्वसन कहलाता है, अपूर्ण श्वसन कहलाता है। क्या कहलाएगा जल्दी से बताइए। प्रियंका चौहान फोर्स के साथ बिल्कुल। माया कुमारी सर याद नहीं रहता वॉल्यूम का मात्रा, वो याद हो जाएगा। नॉर्मल लोगे तो 500 लेगे, वैसे लोगे तो कितना लेगे, वैसे लोगे तो जायज सी बात है। इंस्पिरेशन करोगे तो सांस ज्यादा लोगे और निकालोगे, कितना भी दम लगा के निकालोगे लेकिन हमेशा कम ही निकालोगे, तो 1100 हो जाता है। बिल्कुल सबसे मोटी जो होती है वो मायोकार्डियम होती है, जो मध्य की परत होती है। ठीक, चलो अब अगर इसकी बात करें फेफड़े की, तो फेफड़े में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान क्या कहलाता है, तो आप क्या बताओगे उसे। आदान प्रदान जो है वह कहलाता है बाहरी श्वसन। क्या कहलाता है, बाह्य श्वसन कहलाता है। देखो सबका आंसर सी आया है, एक किसका, प्रियंका जी का केवल आंसर ए आया है, उसे बाह्य श्वसन कहेंगे। देखो फेफड़े के अंदर
ठीक, फेफड़े के अंदर जो अदला बदली होता है, जो यहां पे गैसों का एक्सचेंज प्रोसेस होता है, उसे बाह्य श्वसन कहते हैं। उसके बाद में जब आगे जाकर जब कहां पे हम कहें कि जब कोशिका या ऊतक के अंदर जब एक्सचेंज प्रोसेस होता है तो उसे हम आंतरिक श्वसन कहते हैं। पूर्ण श्वसन जो होता है वह होता है नाक से सांस लेना और फेफड़े के बाद कोशिकाओं में क्या होना, गैसों का एक्सचेंज प्रोसेस होना, उसके बाद पुनः गैसों का नाक के माध्यम से बाहर आना। यह पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, पूर्ण श्वसन कहलाता है, याद रखिएगा। अच्छा, आपका ऊपर चला गया किशन जी, चलिए कोई बात नहीं। ठीक, उसे कहते हैं हम पूर्ण श्वसन कहते हैं। ठीक, तो यह याद रखिएगा। इसके अलावा इसमें पूछता है प्लूरा किसका भाग है, तो इसी लंग्स का भाग होता है प्लूरा, और यह प्लूरा इसका बाहरी आवरण पे होता है। जब आपका क्या होता है, लंग्स इंफेक्टेड होता है, तभी आपका क्या होगा, इसमें जो है प्लूरा क्या होती है, प्लूरा जो है प्रदर्शित रूप से ऊपर आके दिखाई देती है। इसके साथ ही साथ आपसे यह भी पूछेगा, इसके अंदर जो मुख्य एक्सचेंज प्रोसेस होता है, मतलब हम ये कह दे कि इसका जो है आपका श्वसन तंत्र का जो मुख्य श्वसन अंग है वह क्या होता है, तो इसमें लंग्स तो होता ही है, लेकिन लंग्स के साथ साथ अगर इसमें दे एल्वियोलाई तो याद रखिएगा एल्वियोली ही होगा। क्या, जिसे कूपिका कहते हैं अंग्रेजी में, एल्वियोली कहते हैं, तो एल्वियोली ही होगा, याद रखिएगा, मुख्य श्वसन अंग होगा। यह भी आप क्या करोगे, याद रखोगे। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्रदर्शन को बढ़ाने वाला है। आप देखो, ये आपका डोपिंग का चैप्टर है, जो डोपिंग है उससे संबंधित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्रदर्शन को बढ़ाने वाला है, कोकीन है, एफिड्रीन है, एम्फेटामाइन है, उपरोक्त सभी है, बताओ क्या होगा। किशन कुमार जी, आंतरिक का मैंने कर दिया कि आंतरिक श्वसन क्या होता है, बता दिया मेरे भाई। डायग्राम से जब समझाते हैं तो दिखता नहीं है सर, क्यों नहीं दिखता भाई, ऐसे कैसे नहीं दिख सकता। चलिए, हमको लगता है यूपी टीजीटी वाले सो गए हैं, उनको ये लग रहा होगा ये केवल बिहार वालों के लिए है। हाँ, लेकिन मैं पर्टिकुलर कोई ऐसा नहीं कहता हूं कि बिहार के लिए है। मैं ऐसा पढ़ाता हूं कि आप कोई भी एग्जाम दो आप क्लियर करोगे, ठीक है ना। एक बार पढ़ो, सारे एग्जाम क्लियर करो। हर के लिए क्यों अलग अलग से पढ़ना हमको, अगर सारी चीजें वही है, सिलेबस सेम है, थोड़ा बहुत अप डाउन है, तो जो थोड़ा बहुत अलग है उसको हम देख लेंगे बाद में, लेकिन जो चीजें सेम है उसको तो पढ़ लो। चलो, तो अगर इसकी बात करें हम, तो याद रखना कोकीन, एम्फिड्रीन, एम्फिटामाइन, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी जो होते हैं उत्तेजक होते हैं। उत्तेजक कहने का मतलब स्टिमुलेंट होते हैं। क्या होते हैं, यह सभी जो है आपके क्या होते हैं, स्टिमुलेंट होते हैं। यह क्या करता है, यह आपके हृदय दर को, ब्लड प्रेशर के साथ ही साथ अगर बात करें तो सतर्कता जो होती है, यह सब चीजों को क्या करता है, बढ़ा देता है। कौन, यही आपका एम्फेटामाइन। और याद रखना ये एम्फेटामाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यही एम्फेटामाइन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एम्फेटामाइन है क्या, तो याद रखना एम्फेटामाइन स्टिमुलेंट है। कहीं कहीं ऐसा भी दिया रहेगा स्टिमुलेंट, कैनाबिनोइड, उसके अलावा एरिथ्रोपोइटिन, और यहाँ पे एम्फेटामाइन भी डाला रहेगा। कहीं पे बीटा ब्लॉकर्स, मतलब कि सारे ऐसे सब्सटेंस का नाम दिया रहेगा जो कि उसकी श्रेणी में आते हैं, लेकिन उसमें से ये दवा होती है या उसका प्रेरक होता है, इसको भी वहां पे डाल देगा। तो यह याद रखिएगा, एम्फेटामाइन क्या है आपका, स्टिमुलेंट है, उत्तेजक है। कोकीन दो चीजें में बहुत कंफ्यूज करता है और अक्सर एग्जाम में डालता है,
एक कोकीन दूसरा हीरोइन। तो याद रखना हीरोइन और कोकीन दोनों डालता है और उसमें से यह पूछता है इनमें से कौन ऐसा है जो कि क्या है नशीली दवाओं का के उसमें नहीं शामिल किया जाता। तो याद रखना कोकीन को हम नशीली दवा के रूप में नहीं शामिल करते। वही क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि नशीली दवाओं के रूप में शामिल किया जाता है। तो याद रखना हीरोइन, हीरोइन को हम नशीली दवाओं के रूप में शामिल करते हैं। नशा जो होता है हीरोइन, हीरोइन का नशा बहुत गंदा है ना। अब मान लो अगर नहीं याद हो रहा है तो कोई अन्यथा मत लेना। ऐसे मान लो कि जैसे जो पिक्चर में हीरोइन होती है उनका पिक्चर तुम बहुत देखते हो टीवी में, तो टीवी में जो पिक्चर देखते हो हीरो हीरोइन क्या होते हैं, बहुत नशीले होते हैं। वो इतने नशीले होते हैं कि नशा लग जाता है, टीवी छूटती ही नहीं है, मोबाइल में पिक्चर की आदत ही नहीं छूटती है और एग्जाम फेल हो जाते हैं। तो उससे याद कर सकते हो, तो ऐसे याद कर लेना हीरो हीरोइन जो है वो नशीले हैं। ठीक, याद रखिएगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा एनाबोलिक स्टेरॉइड का उदाहरण नहीं है? क्या पूछ रहा है? एनाबोलिक स्टेरॉइड्स यह क्या होता है बताओ? एनाबोलिक स्टेरॉइड एस्टेनाजोलोल, मेटानोलोन, डेस्टानोलोन, डेमोक्सिफेन। बताओ क्या होगा? जयप्रकाश गुप्ता सर मैं यूपी टीजीटी हूं। तो अच्छी बात है भैया जयप्रकाश जी, यही सारी चीजें आएंगी मेरे भाई। कहता हूं ना, वो चाहे बिहार हो, यूपी टीजीटी हो, कहीं भी हो, बस पढ़िए। जो कहते हैं ना कि कंटेंट नहीं है, कंटेंट बहुत सारा फ्री में पड़ा है यूट्यूब पे। हम ही नहीं, बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप ढूंढो तो सही। मैंने बहुत सारे टॉपिक पढ़ा रखे हैं बिहार के, लेकिन जब आप वहां जाके ढूंढोगे पढ़ोगे तब ना। वरदान थोड़ी ना है कि तथास्तु निकल जाएगा एग्जाम, ये चीज नहीं होगा। ठीक है ना? चलिए, तो अगर इसकी मैं बात करूं तो क्या होगा? एनाबोलिक स्टेरॉइड जो होता है यह क्या होता है? तो एनाबोलिक स्टेरॉइड की जब भी हम बात करेंगे तो एनाबोलिक स्टेरॉइड जो होता है वह ऐसा तत्व होता है जो किसके पे प्रभाव डालता है? यह सीधे मांसपेशियों पे प्रभाव डालता है। यह मांसपेशियों के वृद्धि के लिए होता है। इससे क्या होता है? मांसपेशियां ग्रो कर जाती हैं और मजबूत हो जाती हैं। इससे क्या मिलता है? हमको शक्ति प्रदान होता है। क्या? जब मांसपेशियां बड़ी हो जाएंगी, डोले सोले निकल आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? शक्ति को क्या किया जाता है? इससे डेवलप किया जाता है। या इसका प्रयोग याद रखना, इसका एनाबोलिक स्टेरॉइड का प्रयोग सबसे अधिक होता है। क्या होता है? सबसे अधिक। पूछेगा कि सबसे अधिक इनमें से कौन मादक पदार्थ का प्रयोग मतलब मादक पदार्थ सबसे ज्यादा कौन ऐसा है जो कि पदार्थ प्रयोग में लाया जाता है डोपिंग में? तो याद रखना एनाबोलिक, यह जो है एनाबोलिक स्टेरॉइड जो है सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है। पूछेगा किसके द्वारा महिलाओं में पुरुषत्व का गुण विकसित हो जाता है? तो याद रखिएगा इसी के द्वारा महिलाओं में क्या होता है? पुरुषत्व का गुण विकसित हो जाता है। याद रखना पुरुषत्व का गुण सबसे ज्यादा इसी से विकसित होता है। यह जो होता है पुरुषों के, पूछेगा यह पुरुषों के किस हार्मोन्स के समान होता है? या पूछ लेगा टेस्टोस्टेरोन के समान कौन सा होता है? तो पुरुषों के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के समान कार्य करता है। यह टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? पुरुषों का जो जनन हार्मोन्स होता है वह होता है टेस्टोस्टेरोन होता है। याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि इसके कौन कौन से होते हैं तो याद रखना नेंद्रोलोन, यह सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि नेंद्रोलोन क्या है? तो नेंद्रोलोन याद रखना एनाबोलिक स्टेरॉइड है। और जितने भी आपके जैसे अगर मैं बात करूं मैरियन जॉनसन की, बेन जॉनसन की, मैराडोना की, फ्लोरेंस ग्रिफिथ जोमर की, ये सब जो है नेंद्रोलोन ही लिए थे। सब जो है डोपिंग में फंसे हैं और सब इसी को लिए हैं। इसके अलावा है डेनाजोलोन, बोलाडियोन, स्टेनोजोल भी बहुत पूछता है। तो याद रखना क्या?
जोल। तो याद रखना ये लोन और जोल, ये दो वर्ड याद रखना। लास्ट में ल और न, ये ल और न वाले वर्ड इसी में आते हैं। इसमें क्या है, अगर मैं इसकी बात करूं तो टेम्पो, लोन है, लोन है, लोल है, तो लोन लोल लोन, ये याद रखना। इसमें फेन है इसलिए यही नहीं होगा, आंसर नंबर डी नहीं होगा, यह नहीं है, याद रखना। ठीक, याद रखिएगा। चलो आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। वार्मिंग अप रक्त के तापमान को बढ़ाता है जिसके फलस्वरूप मांसपेशियां प्रदर्शन को बढ़ाती हैं। यह कथन किसका है बताइए। यह जो है स्पोर्ट ट्रेनिंग का क्वेश्चन है, बताइए। राधे राधे सर जी, मैं भी यूपीटीजीटी। अच्छी बात है, चाहे आप यूपीटीजीटी हो, एमपीटीजीटी हो, हाँ कहीं का हो, हरियाणा हो, मैं ये नहीं कहता कि हर के लिए आप अलग से कोर्स लो, अलग से वो करो। देखो भाई, मैं बार बार कहता हूं, कोर्स से सिर्फ आपको इतना फायदा होता है, मैं अभी बता दूं। कोर्स से आपको यह फायदा हो जाएगा कि आपको टाइम की आपकी बचत हो जाएगी, कम समय में आप बढ़िया तैयारी कर लोगे। आप जो कंटिन्यू नहीं हो रह पाते हो, कंटिन्यू क्लास लेने लगोगे। आपको जो नोट्स अपने से बना के मेहनत करनी पड़ेगी, वो नोट्स बनी बनाई मिल जाएगी। चीजें जो किताबों में नहीं समझ में आती हैं, वर्ड, वो समझ में आ जाएगा। सिर्फ कोचिंग लेने का यही फायदा है। बाकी अगर आपके अंदर कैपेसिटी है 6 से 7 घंटे पढ़ने की, तो मैं नहीं कहता कि कोर्स किसी का लो, मेरा हो या किसी का, तुम खुद मेहनत करो, स्वयं मेहनत करो और खुद सिलेक्शन लो। क्योंकि टीचर भी, अगर आप किसी का कोर्स लेने से सिलेक्शन होता तो आज सारे लोग सेलेक्ट होते, ठीक है ना। इतने इतने लोग जो है, बैच इतने लंबे लंबे चलते हैं, आज सब डीएम, एसपी और आईएएस होते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि मेहनत वहां पे आपकी ही रंग लाती है, मेहनत आपको ही करना है, ठीक है ना। चलिए, तो अगर इसकी मैं बात करूं तो वार्मिंग अप के में रक्त के तापमान को बढ़ाता है जिसके फलस्वरूप मांसपेशियां प्रदर्शन को बढ़ाती हैं। यह बात किसने कही थी? तो आप क्या बताओगे कि यह बात किसने कही थी? तो क्या बताओगे? तो याद रखना, किसने कही थी? तो डेवरिस ने। किसने कही थी? डेवरिस महोदय ने की थी। किसने कही थी? यह बात डेवरिस ने कही थी। हाँ, क्या है? यह बात डेवरिस महोदय ने कही थी। चलो 70 नंबर, खेल प्रशिक्षण खिलाड़ी की तैयारी का मूल रूप होता है। यह किसका कथन है? आप सब कह रहे हैं कि मैंने बहुत सही बात की है, देखना कोचिंग वाले शाम तक मुझे निकाल के बाहर न फेंक दे। चाहे ये कोचिंग हो, चाहे बाहर से कोचिंग वालों का मेरे कोचिंग पे दबाव आने लगेगा कि भाई तुम बच्चों को बरगला रहे हो, कि बच्चों को कह रहे हो कोर्स ना लो। ये बोलते हैं कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो। लोग तो यहां तक फोन कर देते हैं कि आप इतना सस्ता कोर्स देते हो, कैसे काम चलेगा, आपके चक्कर में हमको भी नीचे करना पड़ता है। भाई मैं साफ बोलता हूं कि मुझे क्या है, मुझे जो चाहिए मैं दे रहा हूं, मैं उतने में ही दे रहा हूं। आपको नहीं पड़ता पड़ रहा है, आप ज्यादा में दो, मैं क्यों आपको रोकूंगा। मुझे बच्चों के भविष्य के साथ थोड़ी नहीं खेलना है। खेल प्रशिक्षण खिलाड़ी की तैयारी का मूल रूप है। क्या है? तैयारी का मूल रूप होता है। यह किसका कथन है? हरे का, मार्टिन का, मेडवेदेव का, हिल का। बताओ, यहां पे मेडवेदेव या मेडवेव भी कहीं कहीं होता है। कासिफ खान सर, मैं डीएसएसबी। कासिफ जी, चाहे आप डीएसएसबी हो, टीजीटी, मैंने बताया ना, सब में क्वेश्चन भाई मेरे यही पूछा जाता है, इसी तरीके से पूछा जाता है। क्या अलग करोगे? देखो, अगर मैं बात करूं इसकी, तो खेल प्रशिक्षण खिलाड़ियों की तैयारी का मूल। अब देखो, अब अगर याद नहीं होता तो याद करने की ट्रिक, इतना शानदार शानदार ट्रिक मैंने याद कराई है अपनी क्लास में। यहां तो ज्यादा ये परिभाषाएं आ नहीं पाती, लेकिन परिभाषाएं याद मैंने शारीरिक शिक्षा के मैंने आप लोगों को बताया था इतनी सारी चीजें कि शारीरिक शिक्षा की जो भी परिभाषाएं हैं आप 2 मिनट में, मतलब सेकेंडों में याद करो। एक क्लू पकड़ाता हूं, उसी तरीके से यहां भी आज पकड़ा देता हूं, याद रखना। घर में रिश्तेदार आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हो? मान लो कि जिनकी शादी नहीं है, उनके देखने वाले आ रहे हैं, दिखवार आ रहे हैं,
तो सबसे पहले आप मूलभूत काम क्या करते हो, घर को खूब बढ़िया बहारते हो, साफ सुथरा करते हो, पानी वानी लगाते हो। उसके बाद में अगर फर्श पक्की है तो बढ़िया जिस रूम में बैठाना है उसमें बढ़िया क्या करते हो, कालीन ओलीन मैट वोट बिछाते हो। तो मैट बिछाते हो तो प्रथम मौलिक बात कर रहा है तो मैट वेद से याद रखना तैयारी, किसके लिए तैयारी कर रहे हो, तो याद रखना तैयारी का मुख्य रूप क्या होता है, मैट वेव। तो ये बात थी मैट वेव की। अब हरे की बात करें तो अगर जो आपके वैज्ञानिक होते हैं, अगर वैज्ञानिक रूप से आप खेती करोगे तो क्या होगा, खेत हरा भरा रहेगा। तो जायज सी बात है वैज्ञानिक बातें करें तो हरे, वैज्ञानिक जानकारी था शिक्षण प्रक्रिया की बात करें तो यही होगा, ठीक है ना। बिल्कुल भरत जी, ये डेफिनेशन आई थी आपके पास। चलिए आगे बात करते हैं। स्पोर्ट ट्रेनिंग की मैंने पढ़ाया है, पूरा फ्री में पढ़ाया है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया है, जाके देख सकते हो। और जानते हो क्या है समस्या है, आपकी भी है। आप लोग ये सोचते हो ना टीचर अगर यहां पढ़ाया है ना तो वो जो है जो भी पढ़ाया है ना वो मन से नहीं पढ़ाया होगा, वहां जाके क्या नाम है एप्लीकेशन पे और बढ़िया तरीके से पढ़ाता होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये आप लोगों की सोच है, मेंटलिटी है। वही बात है ना कि फ्री की चीजों की इज्जत लोग नहीं करते, लेकिन फ्री की चीजों की इज्जत करना सीखो। शायद यूट्यूब पे लोग और बढ़िया एफर्ट डाल के पढ़ाते हैं मेरे भाई, क्योंकि वहां तो आप एक बार फंस गए एडमिशन लेके। यहां पे क्या है, लोग यूट्यूब पे क्या करते हैं, खुल के एकदम पढ़ाते हैं जिससे लोग देखें, क्योंकि उनको बाकी लोग भी तो देखते हैं। तो ये चीजें होती हैं ना, वही चीजें हैं। हाँ बिल्कुल भरत जी, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ट्रिक इसी तरीके से है। चलिए बात करते हैं डायूरेटिक्स से हो सकता है। डायूरेटिक्स का प्रयोग किसके लिए आप करते हो, तो डायूरेटिक्स का जो प्रयोग होता है वह जो है किसके लिए होता है, खनिज संतुलन के लिए, मांसपेशी कमजोरी, अनियमितता, हृदय। मतलब डायूरेटिक्स अगर तुम ज्यादा ले लोगे या डायूरेटिक्स का सेवन तुम ज्यादा कर रहे हो तो आपके अंदर क्या समस्या हो सकती है, इसकी बात कह रहा है कि आपके अंदर क्या समस्या हो सकती है। तो अगर आप ज्यादा डायूरेटिक्स लेते हो या डायूरेटिक्स की बात करें हम तो यह डायूरेटिक्स किसके लिए होता है, यह भार कम करने वाला, भार कम करने वाला होता है। इसका प्रयोग जो है जहां पे भार या वजन की बात आती है वहां पे इसका क्या होता है, इसका प्रयोग होता है। जैसे अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि कहां कहां प्रयोग होता है, तो इसमें प्रयोग होता है आपका जैसे मुक्केबाजी, जिसमें जिम्नास्टिक वाले अपनी शरीर पतली करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कुश्ती, मतलब जहां पे भी क्या होता है वजन कम करने की बात आती है वहां पे क्या करता है, डायूरेटिक्स लेता है। इसके द्वारा क्या होता है, 24 से लेके 48 घंटे के अंदर जो है आप अपना वजन जो है बहुत ज्यादा रिड्यूस कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आप जो है अपना वजन जो होता है वह कितना 3 से 5% तक कम कर सकते हो। कितना, 3 से लेके 5% तक कम कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या होता है सोडियम की कमी हो जाती है और सोडियम की कमी होने से आपका उपापचय दर क्या होता है, मतलब चयापचय जो होता है वह बिगड़ जाता है और जिसकी वजह से क्या होता है बहुत सारा मात्रा में एक साथ में क्या होता है आपका जो पानी है वह मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। इसके साथ ही साथ डोपिंग को छिपाने के लिए, किसको, डोपिंग को छिपाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो जब जैसी अगर ज्यादा पानी निकल जाता है तो जायज सी बात है आपकी मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया बिगड़ जाएगी, मतलब खनिज का असंतुलन हो जाएगा और जब खनिज की असंतुलन हो जाएगा तो मांसपेशियां बिल्कुल कमजोर हो जाएंगी, ऐठन होने लगेगा, अनियमितता, हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी। बिल्कुल जब आप देखते हो आपके अंदर कमजोरी आ जाती है तो जाहिर सी बात है हार्ट बीट क्या होता है, बढ़ जाता है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा, आंसर नंबर डी होगा। क्या होगा, डी होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है बैडमिंटन में सर्विस करना एक है, शैली है, तकनीक है, कौशल है, प्रशिक्षण है। बताओ क्या होगा मेरे भाई, बताओ जल्दी।
क्या होगा, यह एक प्रकार का क्या है, शैली है, टेक्निक है, कौशल है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यह आपकी स्किल होती है, कौशल होती है। अगर मैं बात करूं कि स्किल या कौशल क्या होता है, तो स्किल या कौशल जो होता है किसी भी काम को करने का जो तरीका होता है वही क्या होता है, स्किल या कौशल होती है। ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके अलावा अब देखो कुछ वर्ड हैं जिनको आपको पता होना चाहिए, जैसे टेक्निक। तकनीकी पूछता है कि टेक्निक होती क्या है, तो वैज्ञानिक तरीके से शारीरिक कार्य को करने की जो क्षमता होती है वही टेक्निक होती है। किसी भी कार्य को करने की जो वैज्ञानिक तरीका है, साइंटिफिक जो तरीका होता है वही क्या कहलाता है, आपका टेक्निक कहलाता है। इसके अलावा टैक्टिक्स होता है, क्या होता है, टैक्टिक्स होता है, TACTI, क्या IC, टैक्टिक्स। टैक्टिक्स क्या होती है, तो टैक्टिक्स की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो टैक्टिक्स एक होती है और एक होती है स्ट्रेटजी। याद रखिएगा। टैक्टिक्स क्या होती है, तो टैक्टिक्स की अगर बात करें तो टैक्टिक्स जो होता है वह होता है कि जैसे कोई भी पहले से रणनीति, मतलब विपक्षी को परास्त करने की जो रणनीति होती है गेम के समय की जो रणनीति होती है, समय की रणनीति जो होती है वही क्या कहलाती है, विपक्षी को हराने के लिए या मात देने के लिए गेम के समय जो रणनीति बनाई जाती है उसे कहते हैं स्ट्रेटजी। क्या होता है, विपक्षी को हराने के लिए या विपक्षी को परास्त करने के लिए जो पूर्व नियोजित क्या किया जाता है, ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, वही क्या होता है, आपकी स्ट्रेटजी होती है। क्या होती है, स्ट्रेटजी होती है। इसके अलावा अगर बात करें किसमें होता है, सुपर कंपनसेशन। सुपर कंपनसेशन क्या होता है, तो भार का जो अनुकूलन होता है उसे हम कहते हैं सुपर कंपनसेशन। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों से, सुपर कंपनसेशन के बाद आपको एक्मलेटाइजेशन याद करना होगा। तो एक्मलेटाइजेशन क्या है, ऊंचाई पे भार का जो अनुकूलन होता है उसे एक्मलेटाइजेशन बोला जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि और क्या होता है, तो और होता है लोड। क्या होता है, तो वर्क डन, आप जो कार्य कर रहे हो उसे ही हम लोड कहते हैं। पूछेगा इंटेंसिटी क्या है, तो काम करने की जो दर है, जो स्पीड है वही क्या कहलाती है, इंटेंसिटी कहलाती है। डेंसिटी क्या कहलाएगी, दो चरणों के मध्य जो अवकाश का टाइम है उसे हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। फिर आता है वॉल्यूम, तो कुल जो आप कार्य करते हो उस कुल कार्य करने की जो शक्ति होती है उसे ही आप क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हो। तो ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। चलो 73 नंबर क्या कह रहा है, महिला खिलाड़ी जो निम्नलिखित में से किसी एक दवा का सेवन करती हैं और उनमें पुरुषत्व की प्रवृत्ति होने लगती है उसे क्या कहते हैं, एम्फेटामाइंस, डायूरेटिक्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, नशीले पदार्थ। बताओ क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा महिला खिलाड़ी जो निम्नलिखित में से किसी एक दवा का सेवन करती हैं उनमें पुरुषत्व का गुण आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड कहते हैं। शुरू में ही मैंने आपको बताया इससे पहले। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय कहां है, वाडा।
वाडा का मुख्यालय की बात कर रहा है कि वाडा का मुख्यालय कहां पर है, कहां पे है वाडा का मुख्यालय। 10 नवंबर 1999 में क्या बना, वाडा बना। और वाडा का मुख्यालय कहां है, क्यूबेक। कहां पे है, तो क्यूबेक जो कहां है, मॉन्ट्रियल में। वह किस सन में बना, तो अगर यह पूछ ले तो 2002 में यहां पे आया, ठीक, याद रखिएगा। चलो अब अगर आपसे पूछ ले नाडा, हो सकता है वाडा ना पूछ के वहां नाडा पूछ ले, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी होता है, याद रखना। नाडा की बात करें तो नाडा क्या क्या होता है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होता है। क्या नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होता है। नाडा की स्थापना 24 नवंबर 2005 को हुई थी। इसका मुख्यालय पूछे तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहां पे है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम आपका किस जगह पे है, तो यह है आपका दिल्ली, ठीक, याद रखिएगा। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कौन सा पदार्थ शरीर से तरल को विशेष रूप से पानी को हटा देता है, बताओ। तरल को विशेष रूप से पानी को हटा देता है। डायूरेटिक्स, एनाबोलिक स्टेरॉइड, पेप्टाइड हार्मोन्स, बीटा ब्लॉकर्स, बताओ। बीटा ब्लॉकर्स जो है यह पूर्ण रूपेण नहीं प्रतिबंधित है, यह जो है पूर्ण रूपेण नहीं प्रतिबंधित है। यह कुछ ही खेलों में है, जैसे जो सजगता वाले हैं, जैसे शूटिंग, निशानेबाजी, इन सब में क्या बीटा ब्लॉकर्स को प्रतिबंधित किया गया है। जैसे शराब की बात करें या किसकी, उसे क्या कहते हैं, वाइन की बात करें, तो उसे भी क्या नहीं किया गया है, प्रतिबंधित नहीं किया गया है हर गेम, ठीक है ना। चलो तो याद रखना, इसके विषय में बता दिया है, डायूरेटिक्स होता है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा गया है। रॉबर्ट कोच को, हिप्पोक्रेटस को, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, जॉन लिस्टर को, किसे कहा गया है, बताओ। तो क्या बताओगे, हिप्पोक्रेटस को क्या कहा गया है, चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा गया है। गैलेन का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो गैलेन ने क्या काम किया था ये बताइएगा, ठीक। चलो, वह कौन सा संक्रामक रोग है जो जननांगों से फैलता है, गोनोरिया, बर्ड फ्लू, पोलियोमाइलिटिस, पेचिस, बताओ। यहां पे पोलियोमेलाइटिस होना चाहिए, यहां पे पोलियोमाइलिटिस, ठीक, पोलियोमाइलिटिस या मेलाइटिस होता है, हाँ, तो याद रखिए। तो अगर इसकी मैं बात करूं तो कौन सा रोग है, तो याद रखिएगा गोनोरिया। क्या, गोनोरिया जो होता है वह संक्रामक रोग है, और यह कैसा है, इसे ही बोलते हैं सुजाक। क्या, इसे ही बोलते हैं सुजाक। और यह कैसा रोग है, तो यह एसटीडी रोग है। एसटीडी रोग क्या होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। क्या, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। यह कहां होता है, तो यह जनन अंगों पर होता है। जनन अंगों पे क्या हो जाते हैं, पुरुष हो या महिला, दोनों के जनन अंगों पे क्या हो जाता है, दाने निकल जाते हैं, याद रखिएगा। इसका जीवाणु को क्या कहते हैं, नाइसेरिया गोनेरिया। क्या, नाइसेरिया गोनेरिया कहा जाता है इसके जीवाणु को। मतलब यह कैसा रोग है, बैक्टीरिया जनित है, बैक्टीरिया जनित रोग है, याद रखिएगा। पोलियोमेलाइटिस की अगर मैं बात करूं
तो पोलियोमेलाइटिस जो होता है यह पोलियो नामक वायरस से होता है। किससे? पोलियो नामक वायरस से होता है, याद रखिएगा। पेचिस, पेचिस खराब पानी या ये दूषित जल, इन सब चीजों को यूज करने से होता है पेचिस। ठीक, चलो यह जो है अमीबा से भी होता है, तो अमीबाई पेचिस भी होता है और वह भी होता है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा जनित रोग है? कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा जनित रोग है? इसमें पूछा है कौन सा जल जनित, कौन सा, यहां जल लिख लो मेरे भाई, जल जनित रोग है, बताओ। तो तपेदिक, हैजा, इन्फ्लुएंजा, सिफिलिस, बताओ कौन सा है? तो याद रखना कि जो यह जल जनित रोग की बात करें तो यह हैजा है। क्या है? हैजा है। जल जनित रोग की बात करें तो हैजा, टाइफाइड, ये सब क्या होते हैं? जल जनित रोग होते हैं। तो हैजा की अगर बात करें हम, तो ये हैजा जो होता है इसे क्या बोलते हैं? कालरा बोलते हैं, कालरा। यह जो है वेब्रियो कोलेराई, वेब्रियो कोलेराई, वेब्रियो कोलेराई से क्या होता है? यह कालरा होता है। तपेदिक या क्षय रोग की बात करें तो इसे हम टीबी कहते हैं, और यह इसके क्या होता है? इसे बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस। किससे होता है? तो ट्यूबरकुलोसिस से होता है। सिफिलिस की बात करें तो यह जो सिफिलिस है यह भी एसटीडी रोग है। क्या? एसटीडी रोग है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज है। यह किसमें होता है? टेपोनम पैलेडियम। क्या? टेपोनम पैलेडियम। जान लो, डिजीज से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा जरूर। डिजीज हुआ, विटामिन हुआ, इन सबको आप जरूर काफी अच्छे से पढ़ के जाना, इनसे क्वेश्चन आएगा जरूर मेरे भाई। चलो, प्लाज्मोडियम मलेरिया कितने घंटे के उपरांत पुनः होती है? 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, 96 घंटे, बताओ क्या है? प्लाज्मोडियम की अगर मैं बात करूं तो प्लाज्मोडियम जो है यह आपका 72 घंटे में दोबारा होता है। कितने घंटे में? 72 घंटे में दोबारा होता है। और यह प्लाज्मोडियम जो मलेरिया होता है, क्या? प्लाज्मोडियम मलेरिया। तो मलेरिया की बात करें तो इसकी खोज किसने की थी? तो रोनाल्ड रॉस ने की थी, जो कहां के थे? उत्तराखंड के थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसमें जो मच्छर होता है वह कौन सा होता है? तो मादा एनफ्लीज मच्छर। क्या? मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से यह रोग होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसकी जो दवा होती है वह क्या होता है? सिनकोना की छाल से तेल निकाला जाता है, इसे कुनीन कहा जाता है। क्या? कुनीन का तेल कहा जाता है, याद रखिएगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय आहार योजना किस सन में प्रारंभ की गई थी? डाइट प्लान से। डाइट आप पढ़े, सॉरी आप जो है डाइट पढ़े हैं ना, डाइट नहीं डाइट पढ़े हैं, तो डाइट से क्वेश्चन है राष्ट्रीय आहार योजना किस सन में प्रारंभ की गई थी? 1955, 65, 75, 80, बताओ। तो 80 की मैं बात करूंगा, 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय आहार योजना, तो क्या बताओगे? 1980 ईस्वी में राष्ट्रीय आहार योजना आई थी। क्या? 1980 ईस्वी में राष्ट्रीय आहार योजना आई थी। चलो
विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 7 अप्रैल, 5 अप्रैल, 9 अप्रैल। बताओ। कुछ डेट याद करके जाना, जैसे 1 दिसंबर एड्स दिवस, उसके बाद में 2 फरवरी कैंसर दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, 23 जून विश्व ओलंपिक दिवस। ठीक, और क्या? तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, ठीक, 1948, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्थापना। इसमें यह भी पूछ सकता है कि WHO का स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। तो WHO की स्वास्थ्य की परिभाषा है यह क्या, WHO पूरे विश्व को देखता है तो यह सर्वांगीण बात करेगा, सारी बात को करेगा। यह कहता है केवल रोगों से मुक्ति ही स्वस्थ होना नहीं है, बल्कि क्या है, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, इसके अलावा आप मानसिक रूप, सामाजिक रूप, सांस्कृतिक, मतलब हर तरीके से अगर आप स्वस्थ हैं तभी आप क्या कहलाएंगे, स्वस्थ कहलाएंगे। याद रखिएगा, होलिस्टिक की बात करता है। ठीक, योगेंद्र कुमार जी सर आज मैं लेट हूं। बिल्कुल योगेंद्र जी, आज आप लेट हो गए भाई मेरे। चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी जब जागो तभी से मेरा। चलो 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की कार्यकारिणी बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? 12 सदस्य, 16 सदस्य, 20 सदस्य, 36 सदस्य। बताइए कितने होते हैं? तो अगर इसकी मैं बात करूं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की कार्यकारिणी बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं, तो याद रखना विश्व कार्यकारिणी सदस्यों की जो संख्या होती है वह होती है 36। कितनी होती है? 36 होती है, याद रखिएगा। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मेरे। यहां से क्वेश्चन कोई भी एग्जाम दो, KVS दो, NVS दो, DSSB दो, कोई एग्जाम दो, आपका संबंध एड्स से बहुत गहरा है। देखना, अन्यथा मत लेना, लेकिन आपका संबंध जो है एड्स से बहुत गहरा है। चाहे आप एड्स के डॉक्टर हो, चाहे आप एड्स के रोगी हो, लेकिन क्वेश्चन एड्स से बहुत पूछता है और फिक्स है क्वेश्चन आता है, चाहे यूपी, TGT, MP, मतलब कहीं का दो। फिजिकल एजुकेशन वालों को एड्स का जैसे ये रोगी मानता हो, ठीक है ना। तो वही पूछ रहा है कि HIV एड्स फैल सकता है छींकने से, खांसने से, चूमने से, इनमें से कोई क्या होगा? बताइए। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। इसका वायरस क्या होता है? तो वायरस होता है HIV वायरस होता है। क्या? HIV वायरस होता है। HIV वायरस का क्या नाम है? ह्यूमन एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम डिफिशियंसी वायरस होता है। ठीक, अगर HIV एड्स फैलता किससे है? तो याद रखना, छींकने से, साथ खाना खाने से, हाथ मिलाने से, इन सब से नहीं फैलता। दूषित रक्त से फैलता है, संक्रमित सुई से फैलता है, इसके साथ ही साथ क्या करने से? शारीरिक संपर्क बनाने से क्या होता है? यह फैलता है। ठीक, तो याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। देखो इसका आंसर कुछ लोग सी दे रहे हैं, चुंबन से। चुंबन से भी नहीं होता, जब तक ब्लड का आपस में संबंध नहीं होता तब तक नहीं होता। 84 नंबर, मनुष्यों की कौन सी कोशिकाओं पर HIV का संक्रमण होता है? बताओ। HIV का संक्रमण, ह्यूमन, HIV का फुल फॉर्म भाई साहब जरूर याद करके जाइएगा, ह्यूमन एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है। एड्स का फुल फॉर्म याद करके जाइएगा। इसका टेस्ट कौन कौन से होता है उसको भी याद करके जाइएगा। एलिसा टेस्ट,
ये आपका केवीएस में आया था, एलिसा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट। तो एलिसा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट, यह भी टेस्ट आपका इसमें आता है। ठीक, चलो तो एचआईवी की बात करें तो यह किस पे होता है? टी कोशिकाओं से। किस पे होता है? तो याद रखिएगा टी कोशिकाओं पे। टी लिम्फोसाइट सेल जो होती हैं, देखो रक्त कोशिकाएं, उपरोक्त सभी स्नायु कोशिकाएं। तो भाई क्यों नहीं समझते भाई टी लिम्फोसाइट को? मैं बार बार बता, सबने आंसर डी दिया है, मैं बार बार बता, ऐसे ही क्वेश्चन गलत होते हैं, आपको पढ़ाया गया रहता है लेकिन आप भूल गए रहते हैं। मैं बार बार बताया हूं कि जो एचआईवी का वायरस है यह टी लिम्फोसाइट को नष्ट कर देता है। टी लिम्फोसाइट को जब नष्ट कर देता है तो कोई भी रोग आता है तो उसका पता ही नहीं चलता है। जब उसका पता ही नहीं चलता तो टी लिम्फोसाइट उसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी का निर्माण ही नहीं कर पाती। जब एंटीबॉडी का निर्माण नहीं कर पाती है, धीरे धीरे रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म होती जाती है और धीरे धीरे फिर वह रोग आपके ऊपर हावी हो जाता है और एक ही रोग जब नहीं सही होता तो आप खत्म हो जाते हैं। चलो 85 नंबर क्वेश्चन क्या करा, इसे पढ़ो। अच्छा, इब्तेशमा नूर सर आज क्लास की नोटिफिकेशन नहीं मिला इसीलिए लेट हो गया ज्वाइन करने में। अब बता दे तो अब जब तक बिहार का पेपर है, जब तक बिहार का पेपर है तब तक आपका मतलब जिस दिन पेपर है उससे 1-2 दिन पहले ही बंद कराएंगे, उसके पहले बंद नहीं का। अब लगातार आपकी शाम को प्रैक्टिस होती ही रहेगी जिससे कि आपका कोई भी टॉपिक छूटे ना और आप अच्छी तरीके से कर लो, पढ़ लो। ठीक है ना? चलो, किशोरावस्था कैसी आयु है? संघर्ष की, तनाव की, चिंता की, उपरोक्त सभी की। तो किशोरावस्था की बात करें तो किशोरावस्था को क्या कहा जाता है? किशोरावस्था को आपका कहा जाता है क्या? तो किशोरावस्था को कहा जाता है संघर्ष की, तनाव की, चिंता की, सभी की अवस्था कहा जाता है किशोरावस्था को। आंधी तूफान की अवस्था भी कहा जाता है, यह भी याद रखना। पूरक का क्या अर्थ है बताओ? पूरक का अर्थ क्या है? श्वास लेना, श्वास को छोड़ना, श्वास को रोके रखना, इनमें से कोई नहीं। बताओ। अगर इतना भी तुम पढ़ के चले जाओगे ना तो केवल इसी क्लास में से मैं बता दूं, देखो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जो पेपर बनाते हैं वो मेरी वीडियो देखते हैं मेरे भाई, लेकिन हाँ ये बात जरूर है क्योंकि मेरे वीडियो यहां से वीडियो से नहीं बनाएंगे, क्योंकि मैं एक वीडियो में ये बोला कि भाई क्वेश्चन जब है, अब नया आयोग बन रहा है तो पैटर्न बदलेगा, तो पैटर्न बदलेगा। तो उसमें किसी ने मुझे कमेंट किया क्या है सर आपके रिश्तेदार हैं क्या? तो भैया मेरे रिश्तेदार नहीं है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर इतना जितना मैं पढ़ाया, अगर इतने भी क्वेश्चन अगर आप पढ़ के चले जाओगे ना तो काफी क्वेश्चन फंस जाएंगे आपके, और काफी क्वेश्चन से क्या है आप पास ही हो जाओगे, आपका उद्धार ही हो जाएगा। ठीक है ना? तो हम और ये भी नहीं कह सकते कि आने के बाद मुझे गाली दो, कह रहे मास्टरवा का पढ़ा दिया, कहा था फंसेगा, फंसा नहीं एक भी क्वेश्चन। तो भैया ये भी नहीं कह सकते, ठीक है ना? लेकिन हाँ ये है कि फंसेगा तो है ही, जाएगा कहां? जब मैंने सब कुछ पढ़ा और पढ़ा लिया तो जाएगा कहां? जब सारी चीजें आपको बता दी, कुछ छूटा हो तब तो नहीं है। जब कुछ छूटा ही नहीं है, बनाओ कहां से पेपर बनाना है तुमको? चल, तो अगर इसकी मैं बात करूं तो इसका क्या होगा? पूरक मतलब श्वास लेना होता है, श्वास को छोड़ना क्या होता है? रेचक होता है, और श्वास को रोक के रखना क्या होता है? कुंभक होता है। आप बहुत कंफ्यूज होते हो तो इसे याद करने का तरीका मैं बताता। कुंभक मतलब क्या होता है? घड़ा। घड़ा कैसे होता है? निकला हुआ होता है, फूला हुआ। तो जब तुम सांस रोकते हो तो पेट क्या होगा? सांस रोकोगे तो पेट गढ़े जैसा ऐसे निकल आता है, तो वही क्या होता है? कुंभक हो जाएगा। पूरक, आदमी जब तक सांस नहीं लेगा तब तक पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि जब पूर्ण बात किसमें आती है? श्वसन तंत्र में आती है ना, कि पूर्ण श्वसन क्या होता है, अपूर्ण श्वसन क्या होता है। तो श्वास की बात, सांस लेने की बात आ जाएगी तो वहां पे पूरक आ जाएगा। अब एक तो जो बचा रेचक, वही क्या हो जाएगा? छोड़ना। ठीक, जब मेहंदी लगाते हो, मेहंदी जब रच जाती है, लड़कियां जब मेहंदी लगाती हैं तो रचना बोलते हैं। रचना मतलब कलर उसका जो आ जाता है। तो जब मेहंदी रच जाती है तो क्या कर दिया जाता है? धुल दिया जाता है। और यह भी कहा जाता है कि जिस लड़की की मेहंदी ज्यादा कलरफुल रहेगी
उसको उतना खूबसूरत पति मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, कृपया करके ये सोच के उसमें ना पढ़े, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से शिथिल कारक आसन कौन सा है जो शिथिल कारक रूप में, जो शिथिल अवस्था में होता है? पद्मासन, सर्वांगासन, मकरासन, गोमुखासन। बताओ। अर्चना राजपूत जी, गुड इवनिंग। सर बस थैंक यू सर। ये होगा हाँ, इम्तियाज़ नूर जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए निम्नलिखित में शिथिल कारक आसन कौन सा है? तो शिथिल कारक आसन की बात करें तो वह होता है मकरासन। क्या होता है? मकरे की तरह हो जाओ। मकरासन होता है, सर्वांगासन नहीं होता। सर्वांगासन में ऐसे हो कि ऐसे तुम्हारी टांगे ऊपर हो जाती हैं और तुम ऐसे लेट जाते हो, ये तुम्हारी मुंडी है। इस तरीके से पैर उठा, मतलब ये पूरा ये पीठ उठ सब ऊपर चली जाए। ये मान लो ये पीठ उठ सब ऐसे ऊपर जाए, यहाँ पे मुंडी होती है, केवल मुंडी भर होती है, बाकी आपका पूरा। ये होता है सर्वांगासन होता है। पद्मासन में आप क्या करते हो? इस तरीके से, इसे पद्मासन को ही कमलासन बोलते हैं। तो याद रखना, मकरासन होता है। क्या होता है? मकरासन होता है जो शिथिल अवस्था में होती है। तो याद रखिएगा, मकरे की तरह। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह भी याद रखना, और इसके साथ ही साथ आपका जो कब स्टार्ट हुआ यह भी याद रखिएगा। थैंक यू माया जी, आप सभी को इतना प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मेहनत कुछ नहीं है। अरे मैं नहीं होता कोई और होता, कोई और नहीं होता तो कोई और होता। कभी भी किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि मैं सर्वज्ञाता, मैं सर्वज्ञानी, या मैं नहीं होऊंगा तो अगला कुछ नहीं कर पाएगा। ये उस इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है। मैं नहीं तो कोई और, कोई और नहीं तो कोई और। तो वही चीज है, आप मेहनत करो, मेन आपको मेहनत करना है, ठीक है ना। मैं तो पढ़ाता रहूंगा, मेरा तो काम ही यही है, और काम के प्रति ईमानदार रहता हूं। बस इतना सा है कि मैं अपने काम के प्रति कभी भी बेईमानी नहीं कर पाता हूं और ना झूठ बोल पाता हूं, इसी वजह से, ठीक है ना। चलिए, तो 21 जून को ही क्या हुआ था आपका? 21 जून 2015 को पहली बार, प्रथम बार क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। और 21 जून को ही क्या था आपका? अब की बार योगा दिवस मनाया गया। तो योगा दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। अब की बार की थीम क्या थी? तो योगा और किसके लिए? बंधुत्व के लिए, भाईचारा के लिए। योगा अब की बार इसके लिए था। इसकी थीम आप लोग पढ़ लेना, ठीक है ना। योगा की थीम आप सब पढ़ जरूर लेना। चलो, श्वास नली की लंबाई लगभग कितनी है? श्वास नली की लंबाई कितनी होती है, इसकी बात करना है। देखो श्वास नली, ये देखो, ये नाक हो गया। अब यहां से चलो ठीक से इसको इंसान को बना देते। अब देखो ये नाक होता है, अब यहीं से सांस नली आपकी स्टार्ट हो जाती है, यहां तक आती है। यहां पे दो चीजें, ये यहां से आती है जिसे मुख
हुआ करते हैं। यहां पे आने के बाद यहां पे, तो यहां पे आने के बाद अब क्या होता है, यहां से सांस नली अलग हो जाती है और आहार नाल अलग हो जाता है। तो ये इस तरीके से यहीं पे एपिग्लोटिस भी होती है आपकी। ठीक, इसके अलावा अब यहां से जब सांस नली आगे चलती है तो वही सांस नली आगे जाके दो भागों में बढ़ जाती है और यहां क्या होता है, आपका लंग्स होता है, ये इस तरीके से। और यही सांस नली आगे जाके दो भागों में बढ़ जाती है। तो यह जो सांस नली होती है इसकी लंबाई, अब देखो ये जो सांस नली होती है यह किसकी बनी होती है, कार्टिलेज की बनी होती है। और कार्टिलेज के साथ साथ इसमें क्या 16 से लेके 20 क्या होती है, या कहीं कहीं आप 14 से लेके 16 भी देखोगे, कहीं कहीं 16 से लेके 20 भी देखोगे। क्या होती है, सी आकार की क्या होती है, संरचना होती है जिससे यह चिपकने न पाए। और सांस नली की जो लंबाई होती है वह होती है 11.2 सेंटीमीटर होती है, 10 सेंटीमीटर नहीं होती। कहीं कहीं आपको 10 सेंटीमीटर दिखता है लेकिन एग्जैक्ट उसकी जो लंबाई होती है वह आपकी कितनी होगी, 11.2 सेंटीमीटर होती है मेरे भाई, 11.2 सेंटीमीटर होती है एग्जैक्ट उसकी लंबाई। लेकिन अगर ऑप्शन में 10 सेंटीमीटर कहीं कहीं, अब देखो आप ऑप्शन से पढ़े हो तो ऑप्शन में यही देखना कि अगर 10 सेंटीमीटर है कहीं कहीं, अगर 10 सेंटीमीटर है तो आप 10 सेंटीमीटर आंसर कर देना, ठीक है ना। तो कहीं कहीं 10 सेंटीमीटर, लेकिन याद रखना जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी की बात प्रिफर करता है। और एनसीईआरटी की बात करें तो वहां पे इसकी लंबाई जो है एनसीईआरटी की में इसकी लंबाई 11.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 11.2 सेंटीमीटर आपको क्या दिया हुआ है, इसकी लंबाई दी हुई है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यही सांस नली आगे जाके किस भाग में बढ़ती है, दो भागों में। फिर आगे जाके कितने भाग में बढ़ती है, या लंग्स के कितने लोब्स होते हैं, 3 भाग होता है, इधर 2 ही भाग होते हैं। क्यों 2 भाग होता है, क्योंकि यहीं पे आपका हार्ट होता है और यह हल्का सा इससे छोटा भी होता है। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, कब्जेदार जोड़ कौन से जोड़ में पाया जाता है, कब्जेदार जोड़ किस भाग में पाया जाता है, बताओ। एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो वहां पे आपको 11.2 सेंटीमीटर लंबी आपको मिलेगी, ठीक है ना मेरे भाई। अब इस पे कुछ लोग कमेंट करेंगे, मुझे पता है बाद में कमेंट करेंगे कि सर आपने गलत पढ़ा दिया, मुझे कंफ्यूज कर दिया, मैं ऐसा पढ़ा हूं, मैं वैसा पढ़ा हूं। लेकिन फिर कहूंगा मेरे भाई कि जो 11.2 सेंटीमीटर है वह एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन आप आयोग का देख लेना कि आयोग क्या मानता है, ठीक है। चलो, कब्जेदार जोड़ की बात है तो कब्जादार जोड़ कहां होता है, घुटने में होता है। कहां होता है, घुटने के में होता है, ठीक है ना। तो घुटने में जो जोड़ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कब्जादार जोड़ कहते हैं। कब्जेदार जोड़ को मतलब जैसे दरवाजा नहीं खुलता, दरवाजे का कब्जा मतलब एक तरफ, ये घुटना हुआ, ये आपकी क्या हुआ, कोहनी हुआ, ये सब क्या होते हैं, कब्जेदार जोड़ के अंतर्गत आते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें। अगर मैं ज्वाइंट की बात करूं तो 3 प्रकार के ज्वाइंट होते हैं, चल संधि, अचल संधि और अर्ध चल संधि। ठीक, चल संधि जो होती है वह मूवेबल ज्वाइंट जिसे बोलते हैं, आप इसे क्या बोलते हो, डाइथ्रोसिस बोलते हो। क्या बोलते हो, डाइथ्रोसिस बोलते हैं। इसे साइनोवियल ज्वाइंट भी बोलते हो। ठीक, अगर मैं फिर बात करूं आपसे कि आपका जो सूचर ज्वाइंट होता है उसे अचल जल संधि कहते हैं। अचल संधि को ही क्या बोलते हैं, सूचर ज्वाइंट बोलते हैं। हाँ, इसे क्या कहते हैं, साइनोथ्रोसिस ज्वाइंट भी बोलते हैं। उसके बाद में आपका एम्प्रोथ्रोसिस होता है। एम्प्रोथ्रोसिस क्या होता है, जो बचा वही होता है। तो आप ये सब चीजें आप क्या करना, आप थोड़ा पढ़ के जाना मेरे भाई। और मैंने आपको बताया भी है, मैं बता रहा हूं ना, जितने क्वेश्चन करा रहा हूं, जितने क्वेश्चन करा रहा हूं, जितनी चीजें बता रहा हूं, अगर अब तक जितना प्रैक्टिस कराया है अगर आप पढ़ लोगे ना तो आपका सच में कल्याण हो जाएगा, बिना कहीं भटके, बिना कहीं कुछ किए। चलो 91 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित धमनियों में से कौन सी धमनी सामान्य तौर पर शरीर के रक्तदाब को बनाए रखती है, रक्तदाब के लिए कौन सी है।
एक क्वेश्चन बताइएगा, अंगूठे में कौन सा ज्वाइंट होता है? अंगूठे में कौन सा ज्वाइंट होता है बताइए। और मैंने पढ़ाया भी है आप लोगों को। याद रखिएगा, एम्प्रोथ्रोसिस, डायोथ्रोसिस और साइनोथ्रोसिस, ये नाम जरूर याद रख के जाना कि किसका डायोथ्रोसिस है, किसका एम्प्रोथ्रोसिस है, किसका साइनोथ्रोसिस है। क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि ये ज्वाइंट किसको कहते हैं, कि एम्प्रोथ्रोसिस किसे कहते हैं, डायोथ्रोसिस किसे कहते हैं, इस तरीके से पूछ लेता है। बिल्कुल, भरत सिंह ने आंसर दिया सड़ल ज्वाइंट, माया जी ने सड़ल ज्वाइंट, विनीता सड़ल ज्वाइंट, बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने आंसर दिया सड़ल ज्वाइंट, उन सबका आंसर सही है, अंगूठे में सड़ल ज्वाइंट होता है। बिल्कुल रीतू जी, कब्जादार नहीं होता, सड़ल ज्वाइंट होता है, याद रखिएगा। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो आपका आर्ट्रियोल्स जो होता है, कौन सी धमनी, तो आर्ट्रियोल्स जो होती है वह क्या होती है, आर्टरी जो होती है, आर्ट्रियोल्स जो होती है वह क्या होती है, वही आपकी क्या होती है, वह जो है रक्तदाब के लिए होती है। ठीक, याद रखिएगा आर्ट्रियोल्स। अब देखो, धमनी क्या काम करती है, सिरा क्या काम करती है। धमनी जो है वह हृदय से रक्त को ले जाती है, सिरा हृदय में ले जाती है, हृदय में ले जाती है, याद रखना। अपवाद, पल्मोनरी सिरा और पल्मोनरी धमनी, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, याद रखना। पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त बहता है और पल्मोनरी धमनी में क्या बहता है, तो पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, याद रखिएगा। सिराएं जो होती हैं वह जो है अंगों से ले आती हैं, अंगों से ले आती हैं। धमनियां जो है वह कहां ले जाती हैं, तो धमनियों की अगर मैं बात करूं तो धमनियां जो है कहां ले जाती हैं, तो हृदय से ले जाती हैं। ये चीज इन वर्डों को ही दे देगा, ये जो 3-4 वर्ड लिखे हैं इन्हीं को देके ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, तो याद रखिएगा। चलो 92 नंबर, निम्नलिखित अस्थियों में से कौन सी एक सेस्मॉइड अस्थि है। किसकी बात कर रहा है, सेस्मॉइड बोन की बात कर रहा है कि सेस्मॉइड बोन कौन सी है। हड्डी की बात करें, बोन की बात करें, तो जो आपकी हड्डियां होती हैं वह हड्डियां कितने प्रकार की होती हैं, तो हड्डियों की अगर मैं बात करी तो उनका जो आकार होता है, आकार के अनुसार उनको डिवाइड किया गया है। उनकी आकार क्या है, लंबी है, चौड़ी है, इस तरीके से याद रखिएगा। तो संरचना नहीं, आकार के अनुसार उनको डिवाइड किया गया है। तो जो हड्डियों की अगर बात करें तो लंबी हड्डी होती है, छोटी हड्डी होती है, चपटी अस्थि होती है, क्या, लंबी हड्डी, छोटी हड्डी, चपटी हड्डी, और होती है आपकी सेस्मॉइड बोन, और होती है इनरेगुलर बोन, मतलब बेडोल अस्थि। 5 प्रकार की होती है। तो कहीं कहीं आपको 4 भी दिख जाएगा, 4 जब दिखेगा तो उसमें सेस्मॉइड बोन को नहीं इंक्लूड रखेगा, जहां सेस्मॉइड को इंक्लूड रखेगा वहां 5 प्रकार होगा। तो कुछ किताबों में 4 दिया है और कुछ किताबों में 5 दिया है मेरे भाई, ठीक, तो याद रखना। तो अगर मैं बात करूं सेस्मॉइड बोन की, तो वह कौन सी होती है, पटेला होती है, जो सेस्मॉइड बोन होती है, सबसे बड़ी सेस्मॉइड बोन होती है आपकी पटेला। वह टिपरा की बात करें तो यह कुल संख्या अगर बात करें तो कुल संख्या आपकी जो कशेरुकी हो, जो कशेरुका है, ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, इसमें टोटल जो है 26 हड्डी किसमें पाई जाती है, वयस्कों में पाई जाती है, और 33 हड्डी अगर बात करें तो बच्चों में पाई जाती है, याद रखना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे फीमर की, तो यह सबसे लंबी हड्डी होती है, सबसे लंबी हड्डी होती है,
सबसे मजबूत भी होती है। सबसे छोटी की बात करें तो सबसे छोटी बोन जो होती है आपके कान में होती, स्टेपिस होती है। कान में, एक कान में 3, दूसरे कान में 3। कौन कौन सा? इनकस, मेलियस और स्टेपिस। 3 इधर और 3 इधर पाई जाती है। चेहरे में 14 बोन पाई जाती है। खोपड़ी की बात करें तो खोपड़ी में आपकी 28 बोन, कहीं कहीं 22 बोन। ये कपाल की बात करें तो इसमें आपकी 8 बोन पाई जाती है। ठीक है ना? कितनी बोन? 8 बोन पाई जाती है। तो 14, 8, 22 ऐसे हो जाएगा। जब हाइड बोन को मिला देगा तो क्या हो जाएगा? 22 से। ठीक, तो याद रखिएगा। तो इस तरीके से जब पूछेगा तो कितना कितना पाया जाता है, आप उन्हें क्या करोगे? देखोगे। तो जब 22 कब होगा? जब कपाल की 8 और 14 फेस की मिलाएगा। लेकिन जब कान की भी मिला देगा तो 28 बोन हो जाएगी, और हाइड को भी मिला देगा तो 29 बोन हो जाएगी। उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आप लोगों से, स्टर्नम कहां होती है? तो ये आपके गले के पास, मतलब यहां पे होती, जहां थाइमस ग्लैंड होती है, और इसे टाई बोन बोलते हैं। रिब्स इनसे जुड़ी हुई होती हैं। रिब्स की संख्या बात करें तो 24 रिब्स होती हैं आपकी, 12 जोड़ी रिब्स होती हैं। ये सब चीजें आप याद रखोगे। ठीक, चल कौन सी? सर ये लॉन्ग बोन होती है। बिल्कुल, ये फीमर आपकी लॉन्ग बोन होती है। पटेला लॉन्ग बोन आपकी क्या होती है? अगर मैं बात करूं तो देखो, हाथ में रेडियस, अल्लाह, ह्यूमरस। पैर की बात करें, फीमर, उसके बाद में पटेला, उसके बाद में क्या? टिबिया और फेबुला। यह छोटी हड्डी होती है, गोल हड्डी, जो कटोरी जिसे बोलते हो मेरे भाई, वही होती है पटेला। याद रखना। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। तो ये सारी चीजें, कुल बोन कितनी होती है? 206 होती है, याद रखना। कुल मांसपेशियां कितनी होती है? 639 होती है। ये सारी चीजें याद रखना। एक्टिन क्या है, मायोसिन क्या है, सारी चीजें बता रखा है पिछली वीडियो में। स्थिर संतुलन इनमें महत्वपूर्ण है। फुटबॉल में, वॉलीबॉल में, शूटिंग में, बॉक्सिंग में, किसमें आपको स्थिर संतुलन की जरूरत होती है? हाँ, चेस्ट की बोन भी। चेस्ट की बोन जो होती है वो चपटी बोन में आती है। देखो हमेशा याद रखना, जो छोटी बोन होती है वो ताकत देती है, जो लंबी बोन होती है वो लीवर का कार्य करती हैं, और जो आपकी क्या होती है, चपटी बोन होती है, वह आंतरिक अंगों को सुरक्षा देती है। समझ में आ गया? चलो 639 होती है भैया। 650 ऑप्शन में जब 639 नहीं रहता तब हम 650 करते हैं, ठीक है ना? लेकिन 639 होती है। मतलब ये कहा जाता है एग्जैक्ट 639 नहीं, ये कहा जाता है लगभग 639, मतलब आगे पीछे भी हो सकती है मांसपेशियां। हाँ, यही तो बात है, किताबें कंफ्यूज कर देती हैं लोगों को। स्थिर संतुलन इनमें महत्वपूर्ण है। तो याद रखना, शूटिंग में क्या किसकी जरूरत हो? शूटिंग, तीरंदाजी, इन सब में आपको संतुलन की जरूरत होगी। और वह कौन से संतुलन की? वह है आपके स्थिर संतुलन की। 94 नंबर। मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का विज्ञान है। यह कथन किसका है? पिल्सबरी का, वाटसन का, वुडवर्थ का, सिंगर का? किसका है बताओ? तो याद रखना कौन होंगे? पिल्सबरी होंगे। किसने कहा है? तो याद रखना पिल्सबरी। कौन? पिल्सबरी। मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का विज्ञान है। मनुष्य के व्यवहार की बात कर रहा है तो कौन कर रहा है? पिल्सबरी। अगर आप लोगों का व्यवहार अच्छा है, मतलब मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का विज्ञान है। और पिल्स मतलब कहीं कहीं आप ये याद करने के लिए बता रहे हैं, दवाएं।
दवाई कौन खाता है? कहता है ना भैया पिल्स दे दो, गोली दे दो। तो जो गोली होता है, पिल्स जो होती है, वह कौन खाता है? मनुष्य खाता है। तो मानवीय व्यवहार की बात कौन करेगा? पिल्सवरी करेंगे, याद रखना। चलो, खेल मनोविज्ञान एथलेटिक्स में व्यक्ति के व्यवहार की खोजबीन करता है, या किसका कथन है? सिंगर का, ब्राउन व मैकनी का, के एम बर्नर्स का, वुडवर्थ का? बताओ किसका है? बिल्कुल इब्तास्मा नूर जी, बिल्कुल टीजीटी में भी आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? इंडिया एक सिंगरों वाला आता है ना कोई, तो उसमें क्या करते हैं, जब खोजबीन की बात हो रही है एथलेटिक्स की, तो गाना बजाने वाले को देख लो, गाना बजाने वाले को ढूंढा जाता है। जब तुम्हारी शादी होती है तो ये होता है बैंड पार्टी, गाना गाने वाले को ढूंढो भाई, ऑर्केस्ट्रा वाले को ढूंढो, डीजे वाले को ढूंढो। तो सिंगर से याद कर लेना, खोजबीन करता है किसकी? एथलेटिक्स में व्यक्ति के व्यवहार की, व्यक्ति के व्यवहार की, जो गाना वाना गाते हैं, तो उनकी बात तो याद रखना सिंगर ने। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन से बात करते हैं। के एम बर्नर्स नहीं होगा मेरे भाई। चलो 96, निम्नलिखित में से खेल मनोविज्ञान का महत्व कौन सा है? शरीर क्रियात्मक क्षमताओं में बढ़ोतरी करता है, संवेगों को नियंत्रण करने में सहायता करता है, गामक कौशलों को सीखने में मदद करता है, उपरोक्त सभी। क्या होगा? सभी लोग आंसर दे। अब अगर मैं बात करूं मनोविज्ञान की, तो ये जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान का जनक आपसे पूछ ले कि मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो आप क्या बताओगे? विलियम वुंड को कहते हैं। ठीक, उसके बाद में अगर आपसे यह पूछ ले कि खेल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो कोलमैन ग्रिफिथ को। अगर आपसे यह कहा जाए कि मनोविश्लेषण का जनक किसे कहा जाता है, तो मनोविश्लेषण का जो जनक है सिगमंड फ्रायड को कहा जाता है। अगर आपसे यह पूछ ले कि अधिगम्य का जनक किसे कहा जाता है, तो अधिगम्य का जनक जो है किसे कहा जाता है? थांडाइक महोदय को कहा जाता है। ठीक, ये सारी चीजें आपको याद रखना चाहिए। क्लासिकल थ्योरी के जनक कौन है? तो याद रखिएगा पॉल। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो क्या होगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि खेल मनोविज्ञान का महत्व क्या है? शारीरिक क्रियात्मक क्षमताओं को बढ़ोतरी करता है, संवेगों को नियंत्रण करने में सहायता करता है, गामक कौशलों को सीखने में। कुछ लोगों का, ये आज का आखिरी क्वेश्चन था, कुछ चीज बता रहा हूं उसे याद रखना। कुछ लोगों का कुछ समस्या थी कि सर लीवर नहीं समझ में आ रहा है, लीवर बता दीजिएगा। बहुत लोगों ने मैसेज किया था। तो लीवर देखो, समझो लीवर क्या होता है। लीवर मतलब जो आपके काम को आसान कर दे। लीवर 3 प्रकार के होते हैं, याद रखना। प्रथम प्रकार का लीवर होता है, द्वितीय प्रकार का लीवर होता है, और तृतीय प्रकार का लीवर होता है। यह 3 प्रकार के लीवर होते हैं। प्रथम प्रकार का लीवर जो होता है वह संतुलन का कार्य करता है। जैसे तेराजू देख रहे हो, या सीसा, जो झूला झूलता है बच्चा, तो उसमें क्या होता है? एक साइड एक वजन वाला, दूसरी साइड दूसरे वजन वाला, दोनों अगर बराबर हो जाते हैं तो सीसा उसे बोलते हैं वो। तो प्रथम क्या काम करता है? इसे संतुलन का लीवर कहते हैं। आप देखो, इसमें 3 चीजें होती हैं लीवर में। आपको एक्सिस पता होना चाहिए। एक्सिस क्या है? अक्ष क्या है? दूसरे की बात करें तो एक्सिस के बाद होता है आपका रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस मतलब आर। तीसरा होता है फोर्स या बल होता है, ठीक, या प्रेशर मान लो, फोर्स मान लो, स्ट्रेंथ मान लो, कुछ भी मान लो।
ठीक, तो प्रथम प्रकार में हम क्या करेंगे, पहले एक्सिस को केवल ARF ही आप पकड़ो और इसमें कुछ भी पकड़ लो। पहले ए आता है तो हम पहले ए को ही कर लेते हैं, ए को कर लेते हैं। ए है दूल्हा, ए दूल्हा है तो दूल्हा क्या होता है, बीच में रहता है, इधर भी बाराती इधर भी बाराती, बीच में दूल्हा, तो दूल्हे को मैंने कर दिया बीच में। ठीक, अब मतलब ए सबसे बड़ा तो मतलब दूल्हा सबसे पहले आता है अंग्रेजी अक्षर में, तो दूल्हे को कर दिया बीच में। और जब दूल्हा जब बीच में है तो अब शादी करके ले आएगा तो बीवी के बीच में क्या बनाना पड़ेगा, संतुलन बना के रखना पड़ेगा। तो ये संतुलन होगा, बचे क्या, भार, क्योंकि अब दूल्हा जब तुम बन गए हो तो अब बीवी का तुम्हारे ऊपर आएगा भार, और जब भार आएगा तो तुम काम करने के लिए क्या करोगे, बल लगाओगे। तो याद रखना, जब एक्सिस पॉइंट बीच में हो, फोर्स एक साइड और रेजिस्टेंस एक साइड हो, तो वह प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है। अब इसी में से एक एक को उठाते चलो। द्वितीय प्रकार के लीवर की मैं बात करूं तो ए के बाद अब हम एफ को नहीं लेंगे, ए के बाद आर को लेते हैं, क्योंकि दुल्हन है तो रानी है। अब हम क्या करेंगे, रानी, शादी हो गई, दूल्हा आ गया घर पे, अब हम क्या ले आए, एक रानी ले आए, एक सुंदर राजकुमारी ले आए। तो जो राजकुमारी कहा जाता है ना, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, तो सपनों की रानी आ गई, और सपनों की रानी जब आ गई तो आर को अब कर दो बीच में, मतलब रेजिस्टेंस हो गया बीच में, और एक तरफ एक्सिस कर दो और एक तरफ फोर्स कर दो। तो अब एक्सिस किनारे, फोर्स किनारे, अब दूल्हा हो गया किनारे। अब घर की मुखिया मालकिन कौन हो गई, जो राजकुमारी ले आए हो वह हो गई। तो अब इसकी इज्जत ज्यादा हो गई, ये हो गया बीच में भाई, एक तरफ इधर भी परिवार इधर भी परिवार। तो ये हो गया द्वितीय प्रकार का लीवर, जिसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस बीच में होता है। अब भाई लास्ट में कौन बचा, एफ बचा, एफ को कर दो बीच में, एक साइड कर दो एक्सिस और एक साइड क्या कर दोगे, अब तो रेजिस्टेंस कर दोगे। अब देखो, अब इसमें क्या होता है, अब इसमें तीन चीजें आपको याद करनी पड़ती हैं। तीन चीजें क्या, इनके कार्य के अनुसार इनको किन्हें शक्ति का लीवर कहेंगे, किनको क्या कहेंगे। तो याद रखना, इसमें होती है बलभुजा, क्या होती है, इसमें होती है बलभुजा, तो बलभुजा देखो क्या होता है, बलभुजा होती है। और दूसरा क्या होता है, एक तो बलभुजा हो गई, मतलब बलभुजा क्या हो गई। और देखो, अब भुजाओं को जब हमें नापना होगा तो एक्सिस से नापते हैं, सेंटर से नापते हैं, तो जो भुजा बड़ी होगी वही का कार्य करेगा। अगर अब देखो एक्सिस से इसको नापेंगे तो बल भुजा बड़ी है, तो यह किसका काम करेगा, जब बल भुजा बड़ी है, रेजिस्टेंस भुजा कम है, तो यह किसका काम करेगा, बल जब लगाओगे तो यह काम किसका करेगा, बताओ मेरे एक बार, हाँ बताओ मेरे भाई कि बल भुजा जो है, यह बल भुजा किसका कार्य करेगी, हाँ जिसमें बल भुजा बड़ी होती है। कूड़ा गाड़ी देखा है ना, तो कूड़ा गाड़ी में क्या होता है, कूड़ा बीच में होता है, प्रेशर कहां से, बल कहां से लगाता है, दूर से लगाता है और वह लेके जाता है। तो यह शक्ति के लिए काम करता है जिसमें बल भुजा ज्यादा होती है, इसीलिए इसे बल का क्या कहते हैं, उत्तोलक या शक्ति का उत्तोलक कहते हैं। और ये तृतीय प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है, इसमें जो होता है क्या होता है, बल भुजा छोटी होती है, रेजिस्टेंस भुजा बड़ी होती है, और रेजिस्टेंस भुजा बड़ी होगी मतलब यह किसका काम करेगा, गति का काम करेगा, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं गति का। ठीक, थोड़ा सा ध्यान दे लेना, हो सकता है बल भुजा और गति भुजा में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, तो इसको आप लोग चेक कर लेना, ठीक है ना। तो बल भुजा के किसे कहेंगे, और बल मतलब कहते तो इसी को है, लेकिन ये देख लेना कि कौन किसके रूप में कार्य करता है। ठीक, चलो तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है ना। आपके सारे क्वेश्चन हो गए, तो कल फिर मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइम पे, हाँ ठीक, तो कल फिर मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइम पे 7 बजे से ही, क्वेश्चन की श्रृंखला लेके बिहार के साथ साथ। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, शुभ रात्रि।